अगर किसी को जानना हो हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें अपनी सोच को भी बड़ा करना है, तो उनके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए? लोग कहते हैं भगवान से, हे भगवान मुझको दे दे, भगवान ऊपर से कहता है तेरे में दम है तो ले ले। स्पिरिचुअलिटी का गलत अर्थ लेते हैं हम लोग कि भाई नहीं स्पिरिचुअल तो होना चाहिए बिजनेसमैन को। बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है ना, वो है अध्यात्म। मैं ना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक 100 किलो के आदमी को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ उठाओ इसको एक उंगली से ऐसे। वो आदमी कितनी भी कोशिश करे टांग भी नहीं हिलती। मैं उनके माइंड में प्रोग्रामिंग करता हूँ कि तुम उठा सकते हो। आप हैरान हो जाओगे, 10 सेकंड के बाद जो व्यक्ति उठा नहीं सकता था ना, वो 10 सेकंड के बाद उसको 6 फीट ऊपर उछालता है 2 उंगली से, और वजन भी 1% भी नहीं लगता उसको। घास काटने वाली महिला 152 तरह के अचार बनाती है, मुरब्बे बनाती है। आज उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको अवार्ड दिया है। मैं आपको अवार्ड की फोटोग्राफ भेजूंगा। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ मालूम है? किसने कहा पैसे नहीं है? मेरा फैमिली भी है, मेरा बिजनेस भी है। अगर मैं वहाँ पे अपना मैनिफेस्टेशन में अपनी लिखूं तो कितनी बेसिस एक साथ लिख सकती हूँ और उनको कितनी बार बोलना चाहिए, उसका पूरा क्या प्रोसेस रहता है? ये बहुत बड़ा गलत तरीका है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हर आदमी को ये रिकॉग्निशन करना चाहिए सचमुच क्या जॉब मेंटालिटी का व्यक्तित्व हूँ, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी होती है। अब राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए बुला रहे हैं तो मैं तो स्कूटर लेके जा रहा हूँ। आप जरा सोचिए, ऐसी हालत थी। तो मैंने कहा नहीं यार, आई मस्ट बिकम रिच। तो मैंने कहा यार रिचनेस कैसे आएगी यार? जो मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसकी फैमिली अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, उसके पापा सपोज दैट एक रिक्शे वाले ही हैं, वो अपने माइंडसेट को किस तरीके से चेंज करके अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर और अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं? टैलेंट हर बच्चे में होता है कि जीनियसनेस को बाहर निकालने की हमारे एजुकेशनल सिस्टम में सुविधा नहीं होती। हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसे हो गया मालूम है? मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट सम बिकम डॉक्टर्स, द सेकंड क्लास पास गेट MBA, द थर्ड क्लास पास एंटर पॉलिटिक्स एंड कंट्रोल ऑल दीज 3। और जो इनसे भी ऊपर अगर ये भी कुछ नहीं कर पाया ना, और तो वो बाबा बन जाता है। बाबा बनने में सबसे बढ़िया धंधा है, उसको सब फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, 2 से 3 साल उसका बहुत अच्छा बिजनेस चला, अचानक से उसके बिजनेस में ड्रॉप डाउन आ गया, जीरो से वो फिर कैसे उठ सकता है? नहीं देखो, एक बात। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे, लोग सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। पैसा, अपॉर्चुनिटी उनसे दूर क्यों रहता है? कर्मा, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी और जिंदगी के वो हिडन रूल्स जो हमारी रियलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं सवालों पर गहरी और प्रैक्टिकल बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर NK शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबको नमस्कार। मेरा कैसे हो सर आप? एकदम परफेक्ट। सर पॉडकास्ट शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि लोग सालों तक मेहनत करते ही रहते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ पाता? देखिए क्या होता है कि यूनिवर्स जो है ना, ये बड़ा नियम से चलता है वास्तव में। इसको इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अपने विचारों का, भावनाओं का, एक्शन का, उसके अंदर उसकी जो कई तरह के दूरदर्शिता है नहीं है, डिसीजन मेकिंग है नहीं है, उसकी चॉइसेस किस प्रकार की है। तो बहुत सारे फैक्टर एक जो आदमी के अंदर होते हैं, वो उसका निर्णय करते हैं कि उसका आगे का जो रिज़ल्ट है वो कैसे आना है वास्तव में। देखिए सवाल यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर सफलता या उसका परिणाम आना एक निश्चित मतलब जो है उसका रिज़ल्ट, मतलब वो होता है कि भाई आना ही है रिज़ल्ट। क्योंकि सवाल क्या होता है कि कौन आपके रास्ते में बाधा पैदा कर रहा है भाई? सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई अनजानी कोई शक्ति है जो आपको लगता है कि भाई ये मेरी टांग अड़ा रहा है? जनरली लोग तो समझते हैं भगवान टांग अड़ा रहा है, कि कोई ग्रह टांग अड़ा रहा है, कि कोई मेरा भाग्य टांग अड़ा रहा है। तो वो सच्चाई वास्तव में नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम करता है तो जनरली 3 तरह की फील्ड होती है। या तो एक आदमी जॉब करता है, या एक आदमी प्रोफेशनल बनता है, या एक आदमी बिजनेस करता है। ये जनरली 3 एरिया होते हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि कोई आदमी अगर जॉब करता है
तो आपने देखा होगा कि अधिकतर हमारे मैक्सिमम जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, एक बार उनको जॉब मिल गई और उनको लगता है कि अब सिक्योर हो गए हम, आप कभी भी नोट कर लेना, दे नेवर ट्राई टू लर्न एंड रीड अगेन। वो फिर से दोबारा अपने आप को अपने विषय में और ज़्यादा माहिर करना, और ज़्यादा पॉलिश एक्सप्लोर करना, करना। और ज़्यादा सीखते रहना। ऐसे आपके पूरे ग्रुप में, मतलब अगर आपके कंपनी में 100 लोग हैं तो आप देखोगे मुश्किल से कुछ लोग ही इस तरह का काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप किसी कंपनी की मालिक हैं और आपके पास में एक ऑर्डिनरी सा आदमी आया, जॉब किया उसने, लेकिन उसने कुछ सीख कर अपने टैलेंट को एक सर्टन जब प्रॉब्लम आई तो उसने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, या आपने उसको रिकॉग्निशन किया मान लो कभी, तो आपको क्या लगता है कि यार ये आदमी मुझे नहीं खोना है, ये मुझे आदमी चाहिए, मुझे इसको खोना नहीं है। बिल्कुल। तो आप ज़रा सोचिए कि कौन आदमी इस दुनिया में कोई अच्छा काम कर रहा हो, टैलेंटेड हो, और वो अपनी कंपनी में इमेज बना रहा हो कि वो कितना टैलेंटेड है, तो कोई मालिक उसको खोना नहीं चाहता। बिल्कुल अभी करेक्ट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये लोगों के लिए ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए जब मैंने आज से कोई 45-50 साल पहले जब मैंने अपनी काम की शुरुआत की, तो मैंने पहले जॉब लिया। हम्म। तो एक डॉक्टर के यहाँ नर्सिंग होम में मैंने जॉब लिया, तो मैंने ये दिमाग पर रखा था कि मैं अपने काम से मालिक को गुलाम बना दूंगा। वाओ। मेरा ये सिद्धांत था कि अपने काम से मालिक को गुलाम बना दो। तो मैंने जो है उनके सारे काम छीनने शुरू कर दिए। मतलब रात को मान लो मेरे पेशेंट आ रहा है या कोई पेशेंट बुला रहा है नर्सिंग होम में, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं आप सो जाओ, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर मैं साहब। जा रहा हूँ। कोई बाज़ार से सामान लाना, डॉक्टर साहब आप बैठे मैं लेके आ रहा हूँ जाके। यानी कि मैंने उनको धीरे धीरे इतना हैंडीकैप्ड कर दिया कि वो टोटली मुझ पे डिपेंडेंट हो गए और मुझ पे छोड़ भी दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये लड़का संभालने के योग्य है और संभाल रहा है। लोग आके डॉक्टर साहब को पूछना कम कर दिया, ध्यान रखना, उन्होंने आके मुझे पूछना शुरू कर दिया कि शर्मा है क्या। वाओ। तो ये वैल्यू किसने क्रिएट की? आप जब कहीं काम करते हो तो आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करते हो ना। तो ये बिल्कुल। वैल्यू मैंने खुद क्रिएट की, और जब मैंने वहाँ जॉब छोड़ने के लिए 1 साल के बाद बोला ना, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहता है आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। मैंने फिर भी मना कर दिया, तो कहता है 50% पार्टनरशिप देता हूँ बोले। तो आज कोई भी आदमी अगर ये देखता है कि यार एक आदमी मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया हैंडल कर रहा है मेरे हॉस्पिटल को, तो मैं इसको खोना नहीं चाहता, मुझे तो बैठे बैठा पैसा मिल रहा है मान लो। तो मतलब जॉब में है ना, कोई भी आदमी आपको खोना नहीं चाहता। आज हमारे पास में भी ऐसे लोग होते हैं, तो हम उसको खोना पसंद नहीं करते हैं वास्तव में, ठीक है ना। तो मतलब लेकिन जनरली आपने देखा सरकारी नौकर और प्राइवेट नौकर भी है ना, दे रिमेन द सेम। वो रूटीन में कैजुअली अपना रोज़ जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, निपटारा करते रहते हैं, घर आते रहते हैं, तो दे नेवर ग्रो। तो इसलिए पहली बात है, हर जॉब वाले को अगर अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है अपने मालिक की नज़र में, अपने कंपनी की नज़र में, तो डेफिनेटली उसको वो ग्रोथ मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। वो मालिक नहीं केयर करेगा तो आपको दूसरा नोट कर रहा होता है, दूसरी कंपनी वाले भी आपको नोट कर रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो मेरे यहाँ पे जो बड़े डेडिकेटेड जो वर्कर काम कर रहे हैं ना सिंसियरली, तो उसके पास में 10 तरह के ऑफ़र बाहर से आ रहे होते हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब कितना देते हैं आपको? तो वो बोलते हैं इतना। अरे मैं आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दूंगा, क्योंकि उनको लगता है इतना ऑनेस्ट, इतने साल से डेडिकेटेडली काम कर रहा है, ये आदमी हमें भी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा बोलने में अच्छा है, या मार्केटिंग इसकी बड़ी अच्छी है। तो मतलब हर जॉब में अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा पैसा है, आप उसके लिए तैयारी नहीं करते हो, सीधी बात है। और दूसरी बात, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई भी लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, कुछ भी हूँ मान लो, तो आप ज़रा सोचिए, इस दुनिया में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूँ तुम अपने फील्ड में अच्छे स्किल्ड एक्सपर्ट बन जाओ ना, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। आज आप लोग नहीं कहते कि भाई साहब अच्छा डॉक्टर है क्या, अच्छा वकील है क्या, भाई साहब कोई अच्छा प्लम्बर बता दो ना, यार कोई अच्छा एसी वाला बताओ ना, यार मेरा एसी ख़राब हो गया है। तो आप हर चीज़ तो अच्छी खोज रहे हो ना। अच्छा आपने एक बात नोट की होगी कि एक डॉक्टर बाईपास सर्जरी का अगर 5 लाख रुपया लेता है, एक डॉक्टर 2 लाख ही लेता है, तो आप 5 लाख वाले के पास जाओगे।
वो इसका कारण क्या मालूम है? वो कहते हैं नहीं यार पैसा ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, कोई लेकिन बात उसका नहीं। हाथ बड़ा अच्छा है, काम बड़ा अच्छा करता है वो। तो क्वालिटी। भाई कोई भी प्रोफेशन में आप एक आर्किटेक्ट है, दूसरा 100 रुपये लेता है, वो 150 रुपये लेता है, तो भी आप कहते हैं नहीं यार ये थोड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग देगा यार, ये थोड़ा काम अच्छा करता है। तो हमेशा आप है ना पैसों को नहीं देखते, मैंने देखा है, आप वैल्यू को देखते हो। रेस्टोरेंट में भी आप आज आप रेस्टोरेंट जाते हो तो ढूंढ के नहीं जाते, और आप जानते हैं कि उसका थोड़ा प्राइस डिफरेंट है, तो भी उसके बावजूद वहाँ जाते हो आप। तो मतलब आप एक सुनार के पास जाते हो, क्या सोच के जाते हो? अरे नहीं यार वो सुनार वाले के पास जाएंगे यार, वो अच्छा उसका गोल्ड अच्छा है। बनाता है ऐसे। तो मतलब पैसों की कहीं कमी नहीं है। पीपल वांट टू गिव यू। मैं यूँ कहता हूँ दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मैं यूँ बहुत पूछता अच्छी हूँ। बात। हाँ, अब देखिए आज मैं एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं पूर्व जन्म पे, मैं रेकी पे काम करता हूँ मतलब, और जो दिखता बिल्कुल नहीं है। जी। आज टेलीपैथी, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस, कुंडलिनी ऊर्जा, चक्रा, ऑरा, जो भी मैं आज करता हूँ वो सब कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मैं आज उसको प्रोफेशनली जो है लोगों को मतलब देता हूँ या सेल करता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ, है ना। तो पीपल वांट टू गिव मनी, क्यों? क्योंकि इतना क्वालिटेटिव काम हम कई सालों से किए जा रहे हैं कि लोग कुछ भी देने को तैयार हैं हमारे इस ज्ञान के लिए, इस सर्विसेज के लिए। तो मतलब मैंने ये देखा है कि हर फील्ड में पैसा है, तुम अपनी वैल्यू तो क्रिएट करो ना लोगों के दिमाग में, है ना। अच्छा, तो प्रोफेशनल तो ये हो गया कि भाई आप किसी काम में एक्सपर्ट बन जाओ, लोग आपको पैसा देंगे, ठीक है। अब रहा बिजनेस। अब देखो बिजनेस में तुमने देखा होगा कि आज भी बचपन से आपके माँ बाप के साथ आपने नोट किया होगा, आप हमेशा एक ख़ास सुनार की दुकान जाते हो, जो आप कहते नहीं सोना तो इससे पास से लेंगे। आप एक ख़ास कपड़े की दुकान में बार बार जाते हो, क्योंकि उसका कारण होता है रीज़नेबल है भाई, प्राइस ठीक लगाता है और क्वालिटी भी अच्छी देता है जी। आप ये सोच के जाते हो ना, है ना। एक रेस्टोरेंट भी आपके 1-2-3 फेवरेट होते हैं, आप कहते हैं नहीं यहाँ चलेंगे, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है जी। और कई सालों से आप देखते हैं आज जैसे आप चांदनी चौक में भी आज जाते हो, तो आज आप क्या कहते हैं, अरे वो फतेहपुर वाले की वो चीज़ खाएंगे, अरे वो नई रोड की सड़क की वो चीज़ खाएंगे। तो क्यों? और जबकि वो सड़क पे खड़ा होता है, आप फिर भी उसके लिए आप उसके पास जाते हो, क्योंकि उसने वो चीज़ क्रिएट की है ना। तो बिज़नेस में तो जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है और जो उनकी वीकनेस है, जो जिससे कि वो उनको आपसे सपोर्ट मिले, तो फिर पीपल वांट टू पे यू। ये तो बिज़नेस का सिंपल सा नियम है ना ये। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बेंगलोर का वैसे बचपन से मेरा वहीं बीता है, मैं वहीं बड़ा हुआ एजुकेशन में। तो एक MTR आपने नाम सुना होगा, MTR बहुत फेमस है, जिसकी आज रवा इडली वगैरह सब मिलती है, बाजार पैकेट बहुत मिलते हैं। वो एक होटल है जो करीब 100 साल से बेंगलोर में चल रही है, वहाँ पे लाल बाग के पास है। मैं बचपन में समझो कि आज से, मैं तो अभी 76 में हूँ, तो समझो कि आज से 70 ईयर्स पहले, जब 6-7 साल का था मैं सुबह सुबह जाके ना नाम लिखा के आता था वहाँ की पर्टिकुलर इडली डोसा खाने के लिए, और 1.5 घंटे 2 घंटे बाद नाम आता था मेरा। मैं नहा धो के घर जाके नहा धो के आता था वापस। मतलब इतनी रश रहती थी, लाइन लगती थी। आज 70 ईयर्स के बावजूद भी आज भी मैं जाता हूँ ना तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। और जबकि सुनिए मज़ेदार बात क्या मालूम है, ना उन्होंने टेबल बदला। आज से 70 साल पहले जो कुर्सी थी, जो टेबल था वो मार्बल का, जो उनके बर्तन थे वही कप पुराने से, वही लुंगी और वही ड्रेस, कोई शोमैनशिप नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ डेकोरेशन नहीं, कोई इंटीरियर नहीं। तो लोग ये सब नहीं देखते, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं देखते, ध्यान रखना, लोग तुम्हारे टेस्ट को देखते हैं, तुम्हारी क्वालिटी तो हाँ, वैल्यू को देखते फिर हैं। मैं अब देखिए, मैं अभी रिसेंटली राजस्थान जा रहा था, रास्ते में ब्यावर आया, किसी ने कहा कि साहब यहाँ ब्यावर का यहाँ के ये कचौरिया पकौड़े बड़े फेमस है, आप खा के जाइए ज़रूर। तो हम गए, तो मैं हैरान हो गया ये देखकर कि वो पकौड़े की दुकान है वहाँ पर, और उसके पास ही मूत्र खाना है, मूत्रालय, और बदबू आ रही है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ खा रहे हैं, उसके यहाँ भीड़ लगी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है, इफ़ यू क्रिएट, आप मतलब पब्लिक की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, तो लोग ये देखते ही नहीं कहाँ खड़े हैं करके, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। अच्छा,
अभी देखिए एक ये मैं थोड़ा बताना ज़रूर चाहूँगा कि अभी सब लोग जानते भी होंगे, आजकल एक रामेश्वरम करके एक बेंगलोर में बड़ा फेमस एक आउटलेट खुल गया है, रेस्टोरेंट खुल गया है, और मुंबई में भी और बेंगलोर में भी। बेंगलोर में 50,000 छोटे छोटे आउटलेट होंगे, सब मिला के मतलब इडली डोसा बेचने वाले, ठीक है। उसमें से वो अकेला ऊपर ऐसे आकर आज वो 500 करोड़ रुपया एक साल का अर्न कर लेता है। इतनी उसकी ज़बरदस्त, उसकी इतनी भीड़ रहती है। उसका मालिक भी मैं पहचान का है मेरा, तो मुझे लेके गया रात को 12 बजे अपने वहाँ पे दिखाने के लिए। मैं 12 बजे है ना उसकी होटल में, वो मुझे बैठा नहीं पाया, मुझे बाहर जो दुकानें बंद हो जाती ना, वहाँ बाहर वरांडे पे जाके बैठा के खाना पड़ा मुझे वहाँ। इतनी रश है, जानती हो क्यों? हर एक घंटे में उसके यहाँ चटनी बनती है, हर एक घंटे में सांभर बनता है, हर एक घंटे में उपमा बनता है, हर एक घंटे में वापस नया घोल पिसता है। यानी कि बिल्कुल ताज़ा, अभी अभी बनाया, अभी अभी खाया। तो वो, और फिर वो क्वालिटी टेस्ट वगैरह जो बोलते हैं ना, प्योर घी, ये घी वो सब ऐसे, और एक नॉमिनल रेट, देखो ना, तो लोग तो दीवाने हैं भाई। तो इतना ताज़ा खाना वो दे रहा है, तो दूसरे होटलों के मुकाबले में, दूसरे होटलों में तो क्या होगा, सुबह सांभर बना दिया तो दिन भर वही चलेगा, सुबह चावल बना दिया दिन भर वही चलेगा, है ना। एक बार इडली बना दी घोल, तो वो धीरे धीरे तो 2-4 घंटे तो वही निपटारा करते रहते हैं। तो मतलब, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आज एक बिज़नेस में, तो किसने का पैसा नहीं है, लोग पैसा फेंक रहे हैं। मैं कहता हूँ तुम दो तो सही लोगों को। सर, अगर इन शॉर्ट करें इन तीनों प्रोफेशन में, तो लोग कहाँ गलती कर रहे होते हैं? आपके एक्सपीरियंस में अभी तक आपने कौन सी कॉमन गलती देखी है जो लोग आज कर रहे हैं और जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, क्या होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको लगा कि यार इसने क्या, मतलब कोई आके ढंग से इतनी देर लगा दी, बहुत खाने में देर लगा दी, आके वेटर ने पूछा भी नहीं ढंग से, वो वेटर पूछ के गया तो वापस आया ही नहीं, वापस कहाँ गायब हो गया, और उसने बिल में फालतू के ये लगा दिया उसने, ये मतलब आप कहीं पर भी किसी से करते कब हो, जब कोई चीज़ में, सर्विस में कोई ढिलाई देखते हो। मान लो जो अब ये मान लीजिए आप आज आप ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, सबसे सामान मंगवाते हो, आपको बोलता है यार बिग बास्केट आधा घंटा हो गया यार, अभी तक लेके नहीं आया यार, यानी तो ब्लिंकिट वाला अभी आधा घंटा हो गया, अभी तक लेके नहीं आया यार, ये ब्लिंकिट वाला देखो फटाफट लेके आएगा जी, मान लो। तो आप क्या करते हो, कंपेरिजन करते हो ना बाजार में, तो चलती तो वही चीज़ है ना जिससे आपके दिमाग में है ना उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं आती। तो बिज़नेस कोई भी आप करते हैं ना, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ गई ना, जैसे इस बार उसने, सोनार ने जो है मेरे सोना ये गहना बनाने में उसने ना थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगा दिया इस बार उसने, तो आप कहते हो नहीं यार दूसरा कोई ढूंढेंगे, तो एक सेकंड में एक चीज़ से आदमी कट हो जाता है हमेशा। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है सर जो अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात क्या है, आज आप ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, क्वालिटी चीज़ चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल चाहिए, और मुझे सर्विस चाहिए, फिर बाद में आफ्टर सर्विस, समझे ना। वो अगर ये तीनों चीज़ें मुझे अच्छी तरह मिलती है तो फिर आप उस तरफ जाना पसंद करोगे ना। तो हर बिजनेस पे सफलता है। वो कमियां जो हमारी होती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर के प्रति रेस्पेक्ट, वो सब देखो डेवलप करनी पड़ती है। देखिए आज हमने भी आज अगर हम आज 32 सालों से इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं और आज वर्ल्ड के टॉप लेवल पे हम लोग आज रेकी सिखा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, स्टूडेंट को सर्विस देना, उसको मैक्सिमम सिंसियरली नॉलेज देने का इंटरेस्ट। स्टूडेंट ये रिकॉग्निशन करता है कि भाई ये बहुत दिल से देते हैं लोग, ये दिल से काम करते हैं और दिल से सेवा करते हैं। तो ये एटीट्यूड अगर उनको मिल गया तो एक होता है कि सिखा दिया, पैसा ले लिया और लालच रखा, स्वार्थ रखा और खाली पैसे को ही सामने लिए जा रहे हैं, है ना। तो कोई भी बिजनेस में आपने देखा होगा, जब मालिक खुद खड़ा होकर अपने दिल से कोई सर्विस दे रहा होता है ना, किसी भी जॉब में, काम में, तो वहाँ पर आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड वहाँ पे। कोई दुकानदार में भी देखा होगा, खाली अगर सर्वेंट पे छोड़ दिया तो वो उतने दिल से काम करते ही नहीं करते, पता नहीं, लेकिन मालिक आके जब खड़ा होके कस्टमर को केयर कर रहा होता है ना, तो कस्टमर कहता है यार खुद मालिक खड़ा होकर करता है यार वहाँ पे ऐसे। तो मतलब अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी, अच्छा रीज़नेबल रेट, सब ये सब एक बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे एक बात क्या समझने मालूम है आपको, कि हमारा भारतीय जो मानसिकता है ना, भारतीय मानसिकता बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ी सी छोटी है तो देखो भारत में बहुत टैलेंटेड लोग, और हमारे यहाँ तो बिज़नेस में बड़े टॉप मतलब बनिया, मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती सब है ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है ना लिमिटेशन उनके माइंड में बहुत है। अब कई सालों से देखिए, मैं अभी बाहर जाता हूँ ना विदेश में, कहीं पर भी है ना, किसी मॉल में
मैंने अभी तक इंडियन ब्रांड नहीं देखा मैंने। आप अगर एक मॉल में इंडिया में जाओगे तो 50 ब्रांड तो आपको बाहर के ही मिलेंगे। सवाल क्या पैदा होता है, वो लोग तो जो बाहर के लोग हैं, ये लोग इन लोगों की मेंटालिटी माइंडसेट बिल्कुल अलग है। ये जब बिज़नेस करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में फैलाने की सोचते हैं। आज आप 80% जो भी सामान यूज़ कर रहे हो पूरे दिन भर में, सुबह से लेकर रात तक, ब्रूक बॉन्ड की चाय, के लक्स का साबुन, के लाइफ बॉय, के हेड एंड शोल्डर शैम्पू, कुछ भी है ना, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सब बाहर के हैं ना, आप जानते हैं ना। तो आप ज़रा सोचिए, यहाँ बाहर भी जाओगे तो पिज़्ज़ा हट जाओगे, कि डोमिनोज जाओगे, यानी तो KFC जाओगे, कोई भी मान लो। तो आप ज़रा सोचिए कि ये लोग जब बिज़नेस करते हैं पूरी दुनिया में फैला देते हैं अपने आप को, और हम क्यों नहीं फैला पा रहे भैया? और अच्छा, और इनमें हमारे में डिफरेंस क्या है? हम लोग तो ज़्यादा धार्मिक भी है, पूजा पाठ और भगवान को मानने वाले हैं, और ये लोग तो न तो कभी मंदिर जाते हैं, न बाबाओं के पीछे भागते हैं, न कभी श्री यंत्र लटकाते हैं, और न धागा गंडा ताबीज बांधते हैं, न अंगूठियाँ पहनते हैं, और समझे ना, न कोई मंत्र जाप करते हैं, न भगवान को मन्नतें मांगते हैं कि तू मेरा इतना बिजनेस बढ़ा देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा। मतलब ऐसा होता है ना। तो आप ज़रा सोचिए, तो व्हाट दे आर एक्चुअली अडॉप्टिंग, वो क्यों सफल हो रहे बिजनेस में पूरी दुनिया में? पहली बात तो विज़न क्लियर है। पहले बात, आपके पास दृष्टिकोण तो होना चाहिए ना आपका कि मुझे कहाँ तक जाना है, कितना फैलाना है, ठीक है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में सिस्टम। आज उनका सिस्टम ऐसा डेवलप्ड है कि मालिक कभी भी आके आज नहीं बैठता, उसके हज़ारों 5-5, 10-10 हज़ार आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में। आज मान लो पिज़्ज़ा हट के KFC या जो भी है, लेविस के शोरूम है, कुछ भी है, तो उनका मालिक थोड़ी आके बैठता है। मालिक तो प्लानिंग कर रहा होता है, वो उसने सिस्टम बना दिया, एंड सिस्टम इज़ वर्किंग एवरीवेयर। आज अगर देखो, आप जैसे अब टाटा के 200 तरह के बिज़नेस है, कि महिंद्रा के या बिरला के अगर मान लो 200 बिज़नेस है, तो वो करते क्या है, वो एक सिस्टम बनाकर ढाल देते हैं, मार्केट में चीज़ डाल देते हैं, एक मतलब एक पूरा एक उसका ग्रुप तैयार कर देते हैं, वो अपने आप बिज़नेस करता रहता है। आज अब तनिष्क चल रहा है, कि आज टाटा ऑटोमोबाइल चल रहा है ना, कि घड़ी चल रही, टाइटन, सब तो अपनी जगह पे चल रहे हैं ना। तो क्यों? सिस्टम है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि वो विज़न है उनके पास, बड़ी सोच है, दुनिया भर में फैलना है करके। हम दुनिया भर में फैलने का अभी उतना ज़्यादा नहीं है, फैले हैं, ऐसी बात नहीं है। आज बाहर जाओ तो हल्दीराम का भुजिया और MDH के मसाले मिलते हैं अभी फ़िलहाल तो। अब हो सकता है अभी आजकल अब सुन रहे हैं कि भाई अंबानी अमेरिका में भी उन्होंने खोला है, अडानी भी गए, तो ठीक है। तो अभी धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये मेंटालिटी आ रही है विश्व भर में फैलने की। तो मेरा कहना मतलब क्या है कि आज कितना मैं फैलाव करूं, मैं कितना आगे बढ़ूं, क्या दुनिया की कोई ताकत रोक रही है क्या? उनके बीच में तो भाग्य भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, ग्रह भी नहीं है। वो किसी ज्योतिषी के पास जाके नहीं पूछते कि मेरा मुहूर्त, कौन से मुहूर्त पे मैं दुकान शुरू करूं। और हम तो मुहूर्त से भी शुरू करते हैं, हम तो नारियल भी फोड़ते हैं, हम तो भगवान से मन्नतें भी मांगते हैं, हम तो भगवान के दर्शन भी करते हैं कि भैया थोड़ा सा बिजनेस चला देना मेरा। हम तो ऐसे भगत लोग हैं उसके बावजूद भी। तो क्यों? ये सब चीज़ें भगवान यूनिवर्स नहीं जानता, बता रहा हूँ मैं आपको। आप चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, उससे आपको दिल को शांति मिल जाएगी, लेकिन पैसा के लिए पैसे का नियम ही चाहिए भाई। सर, अगर किसी को जानना हो कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें अपनी सोच को भी बड़ा करना है, तो उनके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए क्या होता है कि यूनिवर्स वांट टू गिव यू एवरीथिंग। पूरा ब्रह्मांड है ना तुम्हें देने को तैयार है। मैं यूँ कहता हूँ, तुम्हें लेने का दम है क्या? देखिए हम लोग कहते हैं भगवान से, हे भगवान मुझको दे दे। भगवान ऊपर से कहता है तेरे में दम है तो ले ले। बहुत अच्छी बात है सर ये। तो वो कहता है तेरे में दम होना चाहिए, मैं क्या करूं? वो कहता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान कहता है तू हिम्मत कर भाई, तो मैं तेरे को दे दूंगा। तू नहीं करेगा तो मैं क्यों दे दूं? देखिए यूनिवर्स कहता है भैया हमारे यहाँ तो हज़ारों टीवी चैनल है जी, रेडियो है जी, हमारे यहाँ तो कई रेडियो चल रहे हैं हमारे यूनिवर्स में। अब तेरे को कोई अगर पर्टिकुलर रेडियो, पर्टिकुलर टीवी, तेरे टीवी में मोबाइल, तेरे उसमें रेडियो में चाहिए, तो भैया फ्रीक्वेंसी सेट कर, आने को तैयार है। अच्छा मज़ेदार बात क्या मालूम है? देखो इस यूनिवर्स में अभी यहाँ पर सारे रेडियो, सारे टीवी यहाँ मौजूद है। ज़रा सोचो, आप ज़रा सोचो, अगर मैं अभी एक रेडियो लाऊं
और उसकी ट्यूनिंग सेट कर दूं 92.7 106.4, अब देखना गाना आने लगेगा ना। तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है ना। अभी ट्यूनिंग नहीं थी तो नहीं आ रहा था, और 106.4 लगाते एकदम गाना आ गया। आप जरा सोचो, ठीक है, इसका मतलब वो यहाँ था। अच्छा, अब 10.63 भी कर दूं ना तो भी गाना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग 106.4 ही चाहिए। 92.7 है तो 92.8 होते ही वो ट्यूनिंग खत्म, ओके। आती नहीं है। तो आपको हर आदमी को समझना है कि वी आर लिविंग एवरी मोमेंट इन द अबंडेंस। हम, हमारे चारों तरफ सारी तरंगे, समृद्धि की तरंगे मौजूद है। आप उसमें, उसके हारमोनी में नहीं हो, आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए आप जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो। आप किसी दूसरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, यानी कि दूसरे रेडियो चैनल जो है ना, आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, जिसमें गालियाँ आ रही है, जिसमें दुख पैदा हो रहा है, मतलब उस तरह की चीज़ों में। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए, अब अगर आप इंडिया का अगर हाल देखोगे तो एक नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को क्या सबक देते हैं मालूम है? बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेके सिक्योर हो जाओ। उनके बच्चे वही करते हैं, और अच्छी पढ़ाई का मतलब ही यही है कि जॉब करनी है जी, जॉब मुझे करनी है। वरना क्यों पढ़ेगा? आपने देखा बनिया के बच्चे पढ़ते हैं क्या ज़्यादा? मैंने बिजनेस करना है। नहीं नहीं, उनके माइंड में क्या होता है? नौकरी तो करनी है नहीं जी, बिजनेस करना है जी, ट्रेडिंग करनी, चाहे कुछ भी करना, चाहे पानी की बोतल बेचेंगे, फिर बेचेंगे कुछ ना कुछ। तो आप जरा सोचिए कि क्या ये कभी रिच डैड पुअर डैड किताबें पढ़ता है? क्या ये कोई मोटिवेशनल गुरु के पास जाता है, या कोई कोर्स करता है, मनी मेकिंग कोर्स? कुछ नहीं करता ना है। सबसे ज्यादा पैसा है, और सबसे ज्यादा पैसा इनके पास ही आज पूरे इंडिया को कंट्रोल, मारवाड़ी, गुजराती, ये बनिया, ये सब कैटेगरी कर रही है। तो इसका कारण क्या है? व्हाई दे आर रिच? बिकॉज दे हैव रिचनेस मेंटालिटी इन देयर माइंड। करेक्ट। किसी भी बिजनेसमैन को आप देखोगे ना, आप चांदनी चौक के किसी लाला के पास चले जाओ, मेहनत करने में इतनी, सुबह से 5 बजे उठ के भागेंगे, मेहनत करेंगे, रात तक मेहनत करेंगे, घर लेट आएंगे, लेकिन लगे रहेंगे अपने काम धंधे के पीछे, है ना। तो उनके पीछे अगर आप देखोगे हिस्ट्री, और प्लस उनका कस्टमर के साथ बर्ताव, कस्टमर के साथ उनकी केयरिंग, है ना, ऐसे। और आपने ये भी नोट किया होगा कि ये लोग जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जनरली दे डोंट स्पेंड मच इन BMW, मर्सिडीज, ने ये सब जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े बंगले लेना, ये सब अब आने लगा आजकल वैसे ये कॉन्सेप्ट। नहीं तो एक ज़माने में मैंने तो अपने, मैं चूँकि मारवाड़ी हूँ, खुद भी राजस्थानी हूँ, तो मेरे सारे मारवाड़ी दोस्त हैं, मैंने किसी का घर अच्छा देखा ही नहीं। इतने हल्के फुल्के घर में रहते थे, और घर में कोई ज़्यादा इंटीरियर भी नहीं रहता था। मतलब एक 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो खैर अब तो थोड़ी समझ अलग हो गई है। तो अब तो ये कभी लोग ना भाड़े पे रहते थे, खुद का मकान लेते ही नहीं थे कभी। उनको मालूम है कि ये पैसा जो मैं करोड़ों रुपये में बेकार में घर में लगाऊंगा, वो मैं बिजनेस में लगा के उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दे हैव माइंडसेट ऑफ मनी मेकिंग एंड मल्टीप्लाइंग, समझे ना। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि ये कोई सिखाना नहीं पड़ता, ये आपका माइंडसेट बचपन से, कैसे परिवार में पलते हो, आपके आसपास के दोस्त कैसे हैं। देखिए ना, अगर आपके आसपास के दोस्त सारे नौकरी पेशा है, तो आप देखना वो हमेशा बजट, महंगाई, खर्चा, इसकी बातें करेंगे। लेकिन बिजनेसमैन अगर आपका दोस्त होगा तो इन्वेस्टमेंट, मनी मेकिंग, मनी मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो उसकी बात करेगा, बड़े बड़े विजन की बात करेगा। तो आपके दोस्त कैसे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी देखिए, मैं मेरे दोस्ती में एक व्यक्ति को जानता हूँ कि उसके माँ बाप जो है बहुत गरीब थे। तो उन्होंने क्या किया, और वो उसके पिताजी वो मुनीम थे, मतलब नौकरी करते थे छोटी मोटी। तो उन्होंने अपने बच्चे को है ना किसी अपने मामा के यहाँ भेज दिया, जो कि बिजनेसमैन था मामा। तो वो बच्चा जो एक नौकरी पेशा बच्चे माँ बाप से निकल कर जब मामा के यहाँ चला गया, तो वो मामा बिजनेसमैन था, तो वो आज वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको वहाँ पर वो माइंडसेट मिला कि बिजनेस करना है जी। बिल्कुल। तो मतलब पैसों की दुनिया में कहीं कमी नहीं है, हमारा माइंडसेट बनता है। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक ज़माना था, 45 साल की मेरी उम्र थी उस समय, मैं डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल मेरा मैं चला रहा था आराम से, और मेरे बड़े बड़े मतलब मोरारजी देसाई, वाजपेयी,
ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रामन, सब मेरे कंसल्ट पेशेंट भी रहे, मेरे कंसल्टेशन में भी रहे। उसके बावजूद भी मेरे पास स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं थी। स्कूटर भी गिफ्ट में मिला राहुल बजाज जी से मुझे, एक समय बजाज कप के नाम से आया था। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है, क्यों मैं पैसा नहीं कमा पाया 45 साल की उम्र तक भी? क्योंकि मेरा अपना स्पिरिचुअल माइंडसेट था। आप जानते हैं बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है ना, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एटीट्यूड। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का गलत अर्थ लेते हैं हम लोग। हम समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो है वो मतलब कि भाई नहीं स्पिरिचुअल तो होना चाहिए बिजनेसमैन को। वो स्पिरिचुअलिटी अलग टाइप की है जो मैं अभी बताऊंगा। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी थी ना, वो खतरनाक थी। यानी कि मैं इसको हैजार्ड्स ऑफ उसको कहते हैं, शराफत के हैजार्ड्स कहता हूँ मैं उसको। कैसे? देखिए, ये मेरी मेंटालिटी थी। क्या करेंगे इतना पैसा कमा, सब तो यहीं छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था भाई साहब? खाली हाथ गया था ना भाई। आप जरा सोचिए, अब लोग मेरी तारीफ करेंगे ना, अरे शर्मा जी के कितने उच्च विचार है, पर ये खतरनाक विचार है भाई। ये तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कभी। तो अच्छा, जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो, 6 फीट में पैदा हुआ 6 फीट में मर जाओ, 600 फीट की मत करना, संतोषम परमम धनम। भैया जितना है उतने में रहो। ये लग्जरी है ना, अमीरों की चौंचले जी ये। और तीसरी बात कि आई कांट अफोर्ड इतना महंगा होटल, इतनी महंगी कार, इतनी महंगा खाना, बाप रे, मेरे तो बस की बात नहीं भैया। आई कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग। तो आई कांट अफोर्ड, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कह रहे हो मालूम है? भैया मुझे नहीं चाहिए। तो आप खुद ही तो सबकॉन्शियस को कह रहे हो ना। सबकॉन्शियस कैसा मालूम है? सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ को नहीं पहचानता, ध्यान रखना। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी बोलो, उसको जो हुक्म आका बोलता है, तथास्तु बोलता है। जब आप कहते हैं ना, यार मेरी मेमोरी बड़ी वीक है यार, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सबकॉन्शियस कहता है जो हुक्म आका, आज के बाद मैं आपको कुछ भी याद नहीं दूंगा। आप कहते हैं यार ये काम तो हमसे नहीं होता यार, ये तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। वो कहता है हाँ मालिक, आज के बाद ये काम आपको कभी नहीं करने दूंगा। आप किसने कहा? यू बिलीव एंड यू प्रोग्राम। समझे ना? तो हमारा प्रोग्रामिंग कैसे मालूम है? अरे पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे पैसे तकदीर में होगा तो आएगा ना। हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम जैसे लोग थोड़ी पैसे वाले बन सकते हैं। करेक्ट। पैसा आया नहीं कि सारा टेंशन आया नहीं, देखा नहीं उसका अपहरण हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। ये पैसे वाले कौन से सुखी हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती। और जैसे ही आप पैसे वाले का नाम सोचते हैं ना, सबसे पहले माइंड में आपके क्या मालूम है? सब 2 नंबर का धंधा करके पैसा कमाते हैं। कोई ईमानदारी से थोड़ी कोई पैसा कमाता है। मतलब पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है, सब कुछ करता ही होगा 2 नंबर का कुछ, डेफिनेटली। ये तो इतना करोड़पति कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ऐसे तो आपका माइंड है ना, पैसों को लेकर नेगेटिव ज़्यादा आता है कि मनी इज़ इविल, मेरे को घमंड आ जाएगा और मतलब मैं आध्यात्मिक नहीं रह जाऊंगा उससे, इस तरह से। तो और भगवान दाल रोटी दे रहा है ना भैया, जीने के लिए कितना चाहिए? 6 फीट की जगह 2 रोटी चाहिए यार। तो इतना बेकार में हम कमाएंगे, मतलब लोग खाएंगे, है ना? तो मतलब आपके दिमाग में क्या रहता है मालूम है? क्यों इतना कमाऊँ कि टैक्स भरूँ जी बेकार में गवर्नमेंट को? जबकि आपको जान करके हैरानी होगी, अगर दुनिया में कोई टैक्स नहीं भरते ना, वो सब बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं भरते। बस एक्चुअल में पैसा टैक्स भरता है मिडल मैन, बिल्कुल, और जॉब वाला बेचारा, बस। सही बात। बड़े लोग पैसे टैक्स से बचाते हैं। ये ट्रम्प ले लो कि चाहे आप बिरला ले लो कि टाटा ले लो, कोई भी ले लो, अंबानी ले लो, दे ऑल सेव देयर टैक्स, दे डोंट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। मतलब उनका तरीके मालूम है, इसीलिए उनको पता है कि कैसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, हमारे जो बिलीफ होते हैं, वो हमें अमीर बनाते हैं या नहीं तो गरीब रखते हैं। तो फिर एक ज़माना आया कि मेरे अंदर जो है ना, ये विचार में बदलाव आया। क्या हुआ? जब बच्चे बड़े होने लगे ना, 5 साल के बाद जब स्कूल में डालने लगा, तो फिर बड़ी बड़ी फीस, बड़े सब झंझट सामने आने लगे। तब तक बच्चे नहीं थे, तब तक तो हम बड़े गर्व के साथ बोलते थे, क्या करना है इतना पैसा कमा के, बेकार पैसों के पीछे क्या भागना, ऐसे बोलते थे। लेकिन जैसे ही सामने तकलीफ़ें आनी शुरू हुई, हमने कहा यार गड़बड़ हो गई यार, सारे ज़माने में पैसों के बिना कुछ चलता नहीं है। क्यों? गाड़ी भी नहीं है, कहीं जाना है तो अब राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए बुला रहे हैं तो मैं तो स्कूटर लेके जा रहा हूँ। आप ज़रा सोचिए, ऐसी हालत थी। तो मैंने कहा नहीं यार, आई मस्ट बिकम रिच। यानी कि एक थॉट चेंज हुआ मेरा, आई मस्ट बिकम रिच।
तो मैंने कहा यार रिचनेस कैसे आएगी यार, मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ अपने अंदर पैदा कर। मैंने कहा पैसा पैदा किससे होता है, मैंने कहा पैसा तो शेडो है, नाम एक शेडो है, एक परछाई है। मैंने कहा तुम्हारे कारण पैसा पैदा होता है ना, तो मैं कहता हूँ यू ग्रो, यू पॉलिश योर सेल्फ इन पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर टैलेंट, आप अपने आप को पॉलिश करो। तो जब आप अपने आप को पॉलिश करके किसी फील्ड में आगे बढ़ते हो ना, तो फिर लोग आपको रिकॉग्निशन करते हैं और आपको पैसा देना चाहते भी। तो मैंने अपने आप को पॉलिश करके बड़ा करने का प्रयास किया एक सर्टन फील्ड में। जब मैं रेकी में आया, पास्ट लाइफ में आया, मतलब जो मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने उसमें बहुत वैल्यू एडेड काम किया। मैं उसके अंदर मास्टर बन गया, एक प्रकार से बोलते हैं ना सब्जेक्ट का, कि दुनिया में लोग समझे कि यार मतलब ही इज़ रियली बड़ा मास्टर है जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं ना भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेसर है जी, ऐसे नाम बोलते हैं ना लोग। तो मैंने कहा मुझे उसमें नाम आना चाहिए कि आई मस्ट बी द बेस्ट। सो मैं हमेशा अपने आप से कहता हूँ आई एम द बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन माई लाइफ। और मेरा दिमाग में क्या आता मालूम है, मुझे ना पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, मैं पेपर में आना पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे टीवी पे है ना दूसरों को देखना पसंद नहीं है, मैं टीवी पे आना पसंद करता हूँ। क्यों, मैंने कहा मैं आई डोंट वांट टू बिकम ए फॉलोवर, कि मैं भीड़ का हिस्सा बना बैठा हूँ। मैंने कहा वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एटीट्यूड भी तो होना चाहिए ना, जो पहले नहीं था। तो ये बाद में जब डेवलप हुआ ना, तो उसके बाद आज कितनी रिचनेस मैं बता रहा हूँ। आज मेरी मर्जी वाली रिचनेस को मैं जी रहा हूँ। कितना मिलियनर बनना है वो मेरी मर्जी की बातें बता रहा हूँ। क्यों मालूम है, मैंने रिकॉग्निशन कर लिया कि ये ब्रह्मांड जो है ना, ये अनंत समृद्धि का सागर है। वो कहता है भैया बर्तन का साइज़ तुम डिसाइड करते हो। तुम चम्मच लेके आओगे तो चम्मच जितना लेके जाओगे, कटोरी लेके आओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके आओगे तो बकेट जितना। टाटा बिरला तो पंप लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया कौन रोक रहा है कि तू इतना लेके इतना कोई रोक रहा है क्या? तो हर आदमी को अपने अंदर क्वेश्चन क्या करना चाहिए मालूम है, हु इज़ होल्डिंग मी, कौन रोक रहा संसार में मुझको? तो तुम्हें पता चलेगा ना कोई भाग्य, ना कोई भगवान, ना कोई ग्रह, तुम्हारा खुद का माइंडसेट, तुम्हारे खुद के बिलीफ सिस्टम। बस देखिए मैं ना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं लोगों को ना मेरी क्लास में ना, मैं जो रेकी क्लास लेता हूँ उसमें एक प्रयोग बताता हूँ। मैं एक 100 किलो के आदमी को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ उठाओ इसको एक उंगली से ऐसे। तो वो आदमी कितनी भी कोशिश करे ना, टांग भी नहीं हिलती उसकी, सच्ची बता रहा हूँ। और ये रियलिटी भी है, एक्चुअल में अगर सोचा जाए तो भी रियलिटी लगती है, ठीक है। मैं उनके माइंड में प्रोग्रामिंग करता हूँ कि तुम उठा सकते हो, तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे दम में उठा सकते हो। आप हैरान हो जाओगे, 10 सेकंड के बाद जो व्यक्ति उठा नहीं सकता था ना, वो 10 सेकंड के बाद उसको 6 फीट ऊपर उछालता है 2 उंगली से, और वजन भी 1% भी नहीं लगता उसको। वजन पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल। मैं आपको भी वीडियो बताऊंगा थोड़ी देर में, तो और आप डालिएगा जरूर। पक्का। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है आपको, कि इट इज़ ऑल योर बिलीफ सिस्टम। अभी देखिए ना, अभी मान लीजिए कोई पहाड़ पे लेके जाते हैं और कोई आप ग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो एक आपका परिवार का व्यक्ति डर रहा होता है ना, पर आप उसको तो वो डर रहा होता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं मेरे से नहीं होगा भैया, मेरे से नहीं होगा भैया, ऐसे डर रहा होता है। आप उसको हिम्मत देते हो, थोड़ा समझाते हो, थोड़ा माइंड ठीक करते हो। वो बोलता है देख देख वो चला गया, देख वो भी चला गया। आप माइंड में क्या लेके आते हो, अच्छा अरे वो इतना छोटा बच्चा भी, उसने भी कूद गया, अच्छा वो भी कूद गया, ओह तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो आपका इमीडिएट एक थॉट चेंज हुआ ना। देखिए पहले तो उसको लगा कि नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि 2-4 बच्चे तक चले गए, एक ये महिला जो गांव की है वो भी चली गई है, तो आपको लगता है मैं भी कर सकता हूँ। फिर इसका मतलब आपके अंदर एक डायलॉग पैदा हुआ, आई कैन ऑल्सो डू इट। ये डायलॉग जैसे ही तुम्हारे माइंड में चेंज होता है ना, आप कर जाते हो। मतलब तुम्हारे अंदर करने की ताकत भी है और तुम्हारे अंदर नहीं करने की ताकत भी है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं ये प्रयोग इसलिए बताता हूँ कि आप सचमुच आप अपने बिलीफ चेंज करो इमीडिएटली। देखिए ये जो मार्केट में आपने देखा होगा, एक बड़ा बड़ा पाइप होता है ना, सारे मजदूर उसको हिलाने का प्रयास करते हैं, तो हिलता नहीं है क्योंकि बहुत भारी होता है। तो जानते हो सब मजदूर क्या करते हैं, सब एक साथ एक शब्द डायलॉग बोलते हैं, जो लगा के ऐसा बोलते हुए हट जाता है। वैसे नहीं हट रहा था, लेकिन एक साथ सबने मिलकर जो लगा के ऐसा बोला ना, हट गया ऐसे। तो लोग फायर वॉक करते हैं, कई मोटिवेशनल गुरु करवाते हैं, तो और आदिवासी लोग भी करते हैं फायर वॉक। तो क्यों करते हैं मालूम है, अगर आप लॉजिकल हो जाओगे ना और आपका बिलीफ सिस्टम ये होगा कि अरे ये तो आग है, जलेगा मेरा पाँव, तो 100% जलेगा।
लेकिन आपने जैसे ही आपके अंदर मैंने भावना पैदा कर दी, अरे शंकर भगवान का नाम लेके निकल जा, शंकर भगवान का नाम, हर हर महादेव, नहीं तो जय भवानी, या तो जय कुछ भी, आजकल जो जय संतोषी माता या के दुर्गा माता, जो भी नाम लेना है, या अल्लाह अकबर, कुछ भी बोलो, तो आप देखना जैसे ही आप इमोशनल हुए, लॉजिकल माइंड से हट के आप उसको पार कर जाओगे। तो मतलब दिस इज व्हाट हाउ दिस आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो चेंज होना चाहिए। तो आज इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, उसका बिलीफ सिस्टम है कि मुझे दुनिया में फैलाना है, तो उसका विज़न वैसा है और वो करता भी वैसा ही है, और वो सोच भी वैसे करता है। देखिए, हम जिस स्तर से सोचते हैं ना, वैसे स्तर के ख्यालात लोग हमें मिलते भी हैं, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप समझे ना? तो पर हम उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो वो लोग मिलेंगे ना, समझे ना? तो इसलिए क्या होता है कि यूनिवर्स में देने की कमी नहीं है, हमारे अंदर लेने की कमी है, मैं यूँ कहता हूँ। बिल्कुल। किसी भी फील्ड में, ठीक है ना? तो ये कर्म, ये हमारा जो समझो कि वेल्थ क्रिएशन का जो है साइंस है, अपने आप में ये समझ लें। तो सबसे पहला काम किसी को क्या करना चाहिए मालूम है? ही शुड रिमूव ऑल हिज नेगेटिविटी फ्रॉम हिज माइंड। उसको एक डायरी बनानी चाहिए, और डायरी में बैठकर सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मालूम है? मैं पैसों को लेकर क्या क्या मैं नकारात्मक विचार अपने दिमाग में रखता हूँ। जब तक तुम सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक तुम उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि आपके माइंड में आप जनरली फेल्यूर लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। देखो, उसने बिजनेस किया, वो फेल हो गया, देखो वो आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ भी मान लो, तो आपका माइंड हमेशा है ना नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारे जो वीकनेसेस होती है ना, वो पहले रिकॉग्निशन करनी होती है। काम को क्या मुझे टालने की आदत है, क्या मैं डिसीजन मेकिंग फास्ट करता हूँ, नहीं करता हूँ, मेरे पास दूरदर्शिता है भी कि नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। मान लो मैं लीगल काम नहीं करता अपने किसी काम में, मैं पैसे के लेन देन में बहुत कमज़ोर रहता हूँ, मैं फ्रैंक नहीं हूँ किसी बात पे। ऐसा होता है ना, बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती है। मैं कम से कम देखिए, मैं ना मेरे क्लास में ना, मैं कम से कम 100 के आसपास कमज़ोरियाँ लोगों को बताता हूँ। मैं 100, इतनी कमज़ोरियाँ आदमी के अंदर होती है। तो वो कमज़ोरियाँ जब आप डायरी में लिखोगे ना कि क्या क्या चीज़ें मैं जनरली अपने बिजनेस में यूज़ करता हूँ या अपनी नौकरी में, तो वो तुम्हें पता चलेगा सेल्फ एनालिसिस से। और बाद में क्या चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है, जो मुझे डेवलप करना चाहिए, ये मेरे अंदर नहीं है, तो वो चीज़ें क्या डेवलप करनी है, तो अब आपको उसकी तरफ फोकस करना चाहिए कि मुझे वो विकास करना है, अगर नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ये जनरली लोग है ना सेल्फ एनालिसिस करते नहीं हैं, भाग्य को दोष देकर, भगवान को दोष देकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर सर कोई करे आज का हमारा पॉडकास्ट देख के, तो उसको कितने दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा? इसमें अंजलि जी, आपका यूँ समझो कि इमीडिएट लाइफ के अंदर इमीडिएट चेंज है। यूँ समझो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप जयपुर की तरफ जा रहे थे, आपको पता नहीं था कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ करके, और निकल पड़े कोई भी रास्ते पे, पर अचानक आपको लगा कि यार चंडीगढ़ जो है वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है, मान लो। तो अब आप चंडीगढ़ की तरफ टर्न करोगे और 2-4 कदम चलोगे चंडीगढ़ की तरफ टर्न करते ही, तो फिर ये तो कॉन्फिडेंस आपको होना ही चाहिए ना यार जब मैं चंडीगढ़ की तरफ यू टर्न करके चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ, तो चंडीगढ़ आएगा ही। अगर मैं धीमे चल रहा हूँ थोड़ा लेट आएगा, जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा जल्दी आएगा। तो मतलब इतनी गारंटी होनी चाहिए। तो लॉ है ना भाई, कि आप अभी अभी जिस चीज़ के बीज डाल रहे हो, जिस तरफ एक्शन कर रहे हो, उसका रिजल्ट तो आना ही है ना। पर इसमें कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ जरा हमारे दर्शकों को, कि पहली बात, हर आदमी को क्या सोचना चाहिए मालूम है? डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। कितना स्पेसिफिक होना चाहिए? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट का मतलब क्या नाम है? आप पहले निर्णय तो करो, आप चाहते क्या हो। अगर आपको डेफिनेट नहीं होना यहाँ पे आप माइंड में, तो आप बाहर कैसे लेकर आओगे? यहाँ डेफिनेट होता तो बाहर आता है ना। आप ज़रा सोचिए, आप अगर चौरस्ते पे खड़े होके आप सोचते हो कि यार लुधियाना जाऊँ, चंडीगढ़ जाऊँ यार, के जोधपुर जाऊँ यार, किस तरफ जाऊँ मैं, ऐसे आप एक बार तो सोचते हो यार जोधपुर में भी अच्छा है, लोग बोलते हैं तो वहीं चला जाऊँ। फिर 2-4 कदम चलते फिरते, नहीं यार यमुना नगर थोड़ा बेटर बोलते हैं लोग, तो वहाँ चला जाता हूँ।
तो आपका माइंड है ना, आपने कभी भी नोट करना, थोड़े थोड़े दिन के बाद डामाडोल होता रहता है। तो देखिए, जैसे यूनिवर्स जो है ना रेस्टोरेंट की तरह है। आप जाके कहते हो मुझे छोले भटूरे भेज दे भैया, वो फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नहीं भैया मसाला डोसा भेज देना। तो वेटर क्या बोलता है, आप ज़रा सोच तो सर, मैं बाद में वापस आता हूँ। तो आप है ना यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर सही फ्रीक्वेंसी भेज ही नहीं पा रहे हो। आप 4 दिन भेजती हो कि मुझे शादी करनी है, थोड़े दिन उसका भूत चलता है, कहता नहीं नहीं स्कूटर लेना है यार पहले मुझे, स्कूटर का भूत चलता है, फिर कहता नहीं 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 मुझे यार, मुझे बाहर विदेश जाना है यार, मुझे नहीं 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 मेरी माँ की तबीयत पहले ठीक हो जाएगी पहले। तो आप अगर ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, तो यू चेंज योर माइंड ऑफन, यू आर नॉट डेडिकेटेड, यू आर नॉट पैशनेट। देखिए, कभी भी ध्यान में रखना, जिस आदमी के अंदर आग लग गई ना, आग कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे हासिल करना ही है, तो कहते हैं संकल्प से सिद्धि मिलती है ना। तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए, जिद। ये अब देखिए, आज मैंने अपने मारवाड़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों बनते देखे मालूम है? मेरा एक दोस्त था, उसका फादर उनके यहाँ काम करता था, तो उसके मालिक ने ना उनके फादर की बड़ी इंसल्ट कर दी। तो उसको बहुत आग लग गई दिमाग में। उसने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं इसके सामने इतनी बड़ी दुकान खोल के बताऊंगा, ये एक दिन एक दिन इसको मतलब शर्म आएगी इस तरह से। तो एक्चुअल में उसके अंदर एक इमोशन क्या जाग गया मालूम है? मुझे बड़ा ज्वेलर बनना है। वो ज्वेलर था एक्चुअली, मुझे बड़ा ज्वेलर बनना है, इससे भी ऊपर जाना है मुझे। अब वो सारे दिन एक ही बात सोचता था, उसके अंदर और कोई दिमाग में बोझ नहीं था, एक ही टारगेट माइंड में, मंजिल, इससे बड़ा ज्वेलर बन के बताऊंगा, इससे बड़ा ज्वेलर बन के बताऊंगा। सारे दिन वही पागलपन बोलता ना, चाहे वो गलत है कि अच्छा, वो अलग बात है, पर उसके माइंड में आग तो लगी हुई ना, पैशन तो है ना। तो दुनिया में हर एरिया में पैसा है, पैशन होना चाहिए, आग लगनी चाहिए, और आपके पास में एक डेफिनेट विजन भी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ तक पहुँचना चाहिए। समझे ना? देखिए, अधिकतर तो एक ही बार में बड़ी मंजिल सामने नहीं होती, कई बार धुंधली धुंधली सी होती है कि हम यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं होता कि कल मैं कहाँ तक पहुँचूंगा। ये तो चलते चलते पता चलता है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एक साथ जैसे अगर कोई इंसान, मैं हूँ, अगर मेरे फैमिली भी है, मेरा बिजनेस भी है, मैं ये भी काम करती हूँ पॉडकास्ट का भी, तो अगर मैं वहाँ पे अपना मैनिफेस्टेशन में अपनी लिखूँ तो कितनी बेसिस एक साथ लिख सकती हूँ, और उनको कितनी बार बोलना चाहिए, उसका पूरा क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, देखिए अंजलि जी, एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा गलत तरीका है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। नो, फर्स्ट थिंग, हर आदमी को ये रिकॉग्निशन करना चाहिए कि सचमुच क्या मैं जॉब मेंटालिटी का व्यक्तित्व हूँ, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी होती है। दे कैन सर्व बेटर बट दे कांट डू गुड बिजनेस। बिल्कुल। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, और ऐसा नहीं कि बिजनेस में नहीं बन सकते, बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, बिजनेस में उतरने के बाद 2-4 धक्के खाकर हर एक आदमी अक्लमंद हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कोई बिजनेस में जा रही हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड या कोई अडॉप्ट कर रही है, देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, एक गली पकड़ लो जो सामने इस वक्त आ रही है, और आपका भी दिमाग सूझ नहीं रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, पर आपको लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा स्वभाव है। देखिए, अपने स्वभाव और अपने टैलेंट, ये दोनों को आदमी को हमेशा पता करना चाहिए कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरा बच्चा 12वीं क्लास पास हुआ ना, तो उसने मुझे पूछा, पापा मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ? मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम, यू आर ऑलरेडी बोर्न विथ, तुम ऑलरेडी अपने अंदर ब्लूप्रिंट लेकर आए हो, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। उसने बोला, नहीं मैं तो खुद कन्फ्यूज़न में फिर भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो मैंने कहा, तेरी आत्मा कहीं तो आकर्षित होती होगी यार। तो उसने कहा, फिर भी नहीं, कन्फ्यूज़न में हूँ। तो मैंने कहा, एक काम कर, लिस्ट बना और अपनी आत्मा से पूछ सीधा कि क्या मैं मैकेनिकल माइंड का हूँ? उसने बोला नो। टेक्निकल? उसने बोला नो। डॉक्टर? उसने कहा नो। एक्टर? नो। बिजनेस? नो। तो जब क्रिएटिव शब्द आया तो उसने कहा, आई लव क्रिएटिविटी। तो आपको है ना, देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है एजुकेशन में, हम किस एक्चुअली स्वभाव के लिए पैदा हुए हैं, वो कोई भी गाइड करने को तैयार नहीं है। वो तो अचानक टाइमली हम किसी फील्ड में जाते जाते अचानक हमें मालूम पड़ता है हमें तो ये करना अच्छा लगता है यार। बिल्कुल सही बताया, समझे ना? तो एक्चुअली किसी को पता नहीं होता वास्तव में। तो
तो लकीली मैं तो अपने बेटे को पहले ही बोल दिया था, बेटा तुझे अपने स्वभाव में जीना है, क्योंकि अपने स्वभाव में पैसा है। और जब उसने क्रिएटिव शब्द कहा ना, तो उसने कहा कार डिज़ाइनिंग। उन्होंने कहा जा बेटा, मुझे तो नहीं मालूम क्या है ये। और कार डिज़ाइनिंग में जब गया ना, तो पढ़ाई में तो फैसिलिटी था, बता रहा हूँ मैं। उसको ऐसे बोलना पड़ता था, अरे पढ़ाई कर रहे, साल मत खराब कर रहे, अरे किसी तरह निकल जा रहे, मतलब ऐसे बोलना पड़ा। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई में गया ना, तो रात दिन 4-4 दिन तक खाना नहीं खाता था, नहाता नहीं था। हमें उल्टा बोलना पड़ा, अरे नहा रे, अरे खाना तो खा रहे भाई, अरे ये क्या कर रहा है, पागल क्या हो गया तू, ऐसे बोलता है उल्टा। तो जब वो अपने उसमें से, प्रोफेशन में से, क्रिएटिविटी में से निकला ना 4 साल के बाद, तो 2008 में रिसेशन पीरियड आया हुआ था, नौकरी से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकाले जा रहे थे। फिएट कंपनी ने उसका प्रोफाइल देखकर उसको जॉब ऑफर कर दिया। आप में अगर टैलेंट होना और आप में क्वालिटी होना, तो कोई भी अच्छे से अच्छी कंपनी, आदमी आपको नौकर आपके साथ जोड़ना चाहेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है ऑडियंस को, कि जिस काम में आपका मन लगता है हाँ। उसमें आप सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, जिस काम में आपका मन नहीं लगता उसे आप करते ही नहीं है अच्छे से। तनाव का मतलब ही, अंजलि जी, तनाव का मतलब है आई डोंट लाइक बट आई वांट टू डू इट, मुझे करना पड़ेगा जी। करना पड़ेगा का मतलब है कि वो तनाव है मेरे लिए। बिल्कुल। और मजा आ रहा है जी करने का, तो वो है स्वभाव। स्वभाव है, वही अब क्या है बेटा। हाँ देखिए, स्वभाव में आपने देखा होगा कि आप टाइम नहीं देखते, आपको घड़ी अच्छी नहीं लगती, आपको छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव है और आप टेंशन लेते भी नहीं हो ऐसे। तो आज देखिए, मैं भी है ना सुबह 4 से रात के 11 बजे तक काम करता हूँ, अभी 76 में भी ना। तो ये मेरा स्वभाव है, मैं इस विषय पे चर्चा करना, बातें करना, काम करना, तो इसलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मतलब अगर मैं आपके पास 2 घंटा बैठ के बात करके जाऊँगा ना, तो मैं अपने आप को थकावट महसूस नहीं करूँगा। क्यों? आई एन्जॉय बाय, मतलब मेरी अपनी कोई विचारधारा मान लो लोग सामने रखते हुए। तो इसलिए क्या होता है कि अपने स्वभाव में जो भी जिएगा ना, वो उसमें पैसा कमाएगा ही। तो अपने स्वभाव को पहचानो। अच्छा, जो कई बार क्या होता है, लोग अपने स्वभाव को नहीं पहचानते ना, तो बिजनेस के लॉ को समझो भैया, कि एक मार्केटिंग में एक अगर कोई बिजनेस करना है तो किस तरह का बिजनेस करूं, है ना। देखिए, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आजकल आपने जब क्रिकेट का वो आ रहा था मैच, तो उसमें आपने देखा होगा आपके घर में 10-15 थोड़ी देर में कोई अच्छी घर में एक ऐसी काम वाली आ सकती है, आदमी आ सकता है जो पूरा घर साफ करके जा सकता है आपका। तो वो एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, तब उसने क्या कर दिया, उसने एक ऐसी सर्विस आपकी कमजोरी पकड़ ली जो आपको फ़ायदा दे सके। बिल्कुल। अभी आज ओयो होटल, आज ओला उबर, आज जोमेटो, आज ब्लिंकिट, सब ये कर क्या रहे हैं, वो आपकी वीकनेस को पकड़ रहे हैं, उसी पे बेच रहे हैं, उसमें बेच रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो और आउट ऑफ द वे है ना, कभी ऐसा बिजनेस होगा करके किसी ने सोचा भी नहीं था ना लाइफ में, समझे ना। तो मतलब पैसा तो सब जगह पर है। आप अगर वो दुनिया की नब्ज के हिसाब से अगर कोई काम धंधा शुरू करते हो, देते हो बाजार में, तो वो लोग उसको लाइक करते हैं आजकल, है ना। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ। जो मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जो भी व्यूअर है, उसकी फैमिली अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, उसके पापा सपोज दैट एक रिक्शे वाले ही हैं या कुछ भी हैं, वो अपने माइंडसेट को किस तरीके से चेंज करके अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर और अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है कि आपने देखा होगा कि ये कोई अब बड़ी बात तो नहीं रह गई कि अब आजकल पियोन के बच्चे, अभी चपरा, मतलब कई कमज़ोर वर्ग के बच्चों को जो है माँ बाप IAS बना चुके हैं, IFS बन चुके हैं। ये तो बहुत एग्जाम्पल है, ये तो आजकल कॉमन हो गया, अब तो बहुत कॉमन हो गया। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा जीनियस टैलेंट हर बच्चे में होता है, कि एवरी पर्सन बोर्न जीनियस, हर बच्चा संसार में बोलते हैं ना कि एक ग्रेट जीनियसनेस लेके आता है, पर उसकी जीनियसनेस को बाहर निकालने की हमारे एजुकेशनल सिस्टम में सुविधा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो बिहार के आनंद ने 30 गरीब बच्चों को लेकर उसको IIT में उन्होंने उसको सक्सेसफुल कर दिया। बिल्कुल, गरीब के बच्चे, बिल्कुल मजदूर के बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे बच्चे नहीं होते भाई, वो गुणों के खान होते हैं, पर उनको बनाया ही नहीं जाता। इसके ऊपर एक शेर है कि कितने यहाँ ऐसे कंवल होते हैं जो खिलते नहीं और मौत के भेंट होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, बनाए नहीं गए हो, वरना हर मस्तिष्क में ताजमहल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता मालूम है। तो ये चीज़ें जो ना हर माँ बाप को रिकॉग्निशन करनी चाहिए कि अगर बच्चा खाली जॉब भी करना चाहता है
तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पेरेंट की सोच रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चा अगर बड़ा काम करना चाहता है, प्रोफेशनल बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो पेरेंटल जो है ना, अगर इंटरफेरेंस ना होकर उसको इंडिपेंडेंट सोचने के लिए उसको सुविधाएं दें, उसको ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करें, तो वो अपने आप उसमें डेवलप करेगा ही। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मुनीम का बेटा जो कि बहुत नॉमिनल, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जी रहा था, वो बाई चांस एक बिजनेसमैन मामा के यहाँ चला गया और वो फिर बाद में उसको सारी मेंटालिटी बिजनेस की मिली, तो आज वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो मतलब किस माहौल में हम जीते हैं, किस आसपास के लोग कैसे हैं, विचारधारा कैसी है, तो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। तो मतलब दुनिया में पैसा है, सफलता है, नाम है, सब कुछ है, हर फील्ड में बता रहा हूँ मैं। आज ज़रा सोचो ना, मैं तो हैरान होता हूँ कई बार, संजीव कपूर जैसा एक खाना बनाने वाला आदमी आज दुनिया का टॉप सुपरस्टार बन गया। संजीव कपूर जो आजकल चीज़ें, वो कुक जो शेफ़ है बहुत बड़े, आज हबीब बाल काटने वाला भी आज दुनिया का फ्रेंचाइजी लोगों को बांट रहा है। हबीब आज बाल काटने में आज दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। शहनाज ब्यूटी के सामान बेचकर आज बड़ी वो हो गई आज। बिल्कुल। यानी कि कोई ऐसी फील्ड है क्या, हर फील्ड में पैसा है। तो सर फिर आज की यूथ की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इतना भटक रहा है? नहीं, देखो इसमें काम, अंजलि जी, प्रॉब्लम का मालूम है, सबसे पहला तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही एक प्रकार से बहुत ही घटिया सिस्टम है। मैं ऐसा बोलूँ तो मुझे दुख नहीं होगा। क्यों मालूम, मैं आपको बताऊँ, मैं हमारे 15 साल है ना जीवन के सत्यानाश कर देता है। हमें ज़बरदस्ती BA BSc MBA सब करवाता है फालतू में, देखिए, और करके खाली डिग्री लग जाती है, पर हमें एक्चुअल लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। बिल्कुल है सही ना? बताया। देखिए, मैंने भी जीवन में ग्रेजुएशन किया ना, तो खाली वो डिग्री बस नाम के लिए, पूंछ लगाने के लिए काम में आई मेरे। वैसे आखिरकार तो मैंने जो सीखा वही काम आया ना अल्टीमेटली। तो होता क्या है कि देखिए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसे हो गया मालूम है आपको? मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट्स, सम बिकम डॉक्टर्स एंड सम इंजीनियर्स। बिल्कुल। द सेकेंड क्लास पास गेट MBA एंड बिकम एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल द अबोव, यानी कि इसको कंट्रोल करते डॉक्टर इंजीनियर को। द थर्ड क्लास पास एंटर पॉलिटिक्स एंड कंट्रोल ऑल दिस थ्री। ये ऊपर के जो डॉक्टर इंजीनियर और MBA को कंट्रोल करते कौन? ये जो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए कभी ज़िंदगी में, जो खास करके नेता वर्ग। और चौथे नंबर पे जो कुछ नहीं पढ़ाना वो डॉन बन जाता है और वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो इनसे भी ऊपर अगर ये भी कुछ नहीं कर पाया ना, और तो वो बाबा बन जाता है। और बाबा बनने में सबसे बढ़िया धंधा है, उसको सब फॉलो करते हैं चारों। उसके तो महीनों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा मालूम है? आज हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा हो गया है अंजलि जी कि गधे, घोड़े, चूहे, पक्षी, बिल्ली, कुत्ते सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। खरगोश थोड़ा तेज भागता है ना, तो टीचर कहती है ये बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है, और कछुआ बेचारा थोड़ा स्लो चलता है, यानी तो ये जो है मछली पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, तो लोग समझते हैं कि ये कोई खास इसमें टैलेंट नहीं है। तो मतलब हर व्यक्ति की अपनी अपनी सुगंध, अपनी अपनी टैलेंट होती है। अगर किसी भी बच्चे का जो ओरिजिनल टैलेंट अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे ना, उसके अंदर ट्रेन करेंगे, मेरा मानना क्या मालूम है, एक बच्चे को 10वीं क्लास तक तो तुम पढ़ा दो, तुम बाद में उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो भाई? फिर उसके टैलेंट नहीं, बाद में ये पता करो कि ये किस टैलेंट के लिए बना है। यानी कि वो उसकी स्कूल के अंदर रिकॉग्निशन होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम, मतलब जो भी तरीके होते हैं, है ना, जो तो उनसे फिर क्या होता है कि साइकोमेट्री जो कहते हैं जनरली, तो उन सब करने के बाद में उस बच्चे को स्कूल से निकलने से पहले टीचर हमें स्कूल गाइड करेगा, आपका बच्चा देखो जी मटके अच्छे बनाता है जी, आपके बच्चा आर्टिस्ट है जी, आपका बच्चा डांसर लग रहा है जी हमको, तो आपका बच्चा साइंटिस्ट लग रहा है जी हमें तो अब स्कूल से निकलते फिर ये क्यों 12th ने BA ने MBA क्यों कराती हो फालतू के यार? आप सीधा का सीधा उसको BA डिग्री इसमें दो कि साहब ये खाना बनाने में ये कुक सबसे बेस्ट कुक है जी, ये सबसे बेस्ट डांसर है जी, BA डांसिंग में BA है जी, ये जैसे म्यूज़िक में BA होती है। तो मतलब आपको उसमें देना चाहिए ना भैया कि ये इसमें एक्सपर्ट है जी। तो उससे फिर क्या होगा, टैलेंटेड बच्चे आएंगे ना बाजार में। बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए, मैं बचपन में
मैं भी स्टडी था पढ़ने में, मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं समझो 350 दिन में 200 दिन ही गया हूँगा स्कूल। तो मतलब क्या होता है कि क्यों, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो स्कूल पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो हर बच्चा संसार में कुछ पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, पर स्कूल उस समय अपना थोपना चाहती है और वो उसको सिखाने को तैयार नहीं है। फिर वो बेचारा बाहर जाके ट्यूशन कर करके पढ़ रहा होता है। तो इसलिए मेरा मानना क्या मालूम है, इस दुनिया में हर बच्चे में एक जो जीनियसनेस होता है ना, वो उसको बाहर निकालने की एजुकेशनल में सुविधा होगी तो फिर हर बच्चा संसार का टॉप लेवल पे जाएगा, साइंटिस्ट बनेगा, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, या बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या बड़ा संगीतकार बनेगा, कलाकार बनेगा, जब उसके अपने टैलेंट में उसको विकास करने की सुविधाएं होगी। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आपके पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को नहीं देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी आप उन्हें शेयर करें, उन्हें बताएं, क्योंकि आपका फ्यूचर इस तरीके से अगर डिसाइड होगा तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप एकदम सेट ऑफ पाथ पे चलेंगे। सर, जो इंसान, जैसे हमने बिजनेस, जॉब और उसकी बात करी थी, नौकरी की, सब चीज़ों की, तो अगर इन सब चीज़ों में से एक एग्जांपल उठा ले बिजनेस को। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, 2 से 3 साल उसका बहुत अच्छा बिजनेस चला, अचानक से उसके बिजनेस में ड्रॉप डाउन आ गया, वो पैसा, नेम फेम सबसे एकदम डाउन है, जीरो से वो फिर कैसे उठ सकता है ऊपर? नहीं, देखो एक बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अंजलि जी कि कोई भी बिजनेस है ना डाउन जाने को नहीं बनता, आप डाउन जाते हो एक्चुअली। मेंटली बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे मैं एग्जांपल बताऊँ। देखिए, जब आप बिजनेस में आगे बढ़कर जब आप सफलता के ऊंचाई पे जाने लग जाते हो ना, और आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, तो शुरुआत में ना आपको एक भी कस्टमर का फ़ोन आता था ना, तो आप अटेंड करके उसको मतलब अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। आप ज़्यादा ध्यान देते थे उस समय, क्योंकि नया नया बिजनेस था, सेट करना था। तो आपके दिमाग में क्या था, 24 घंटे एक ही चीज़ थी कि बिजनेस जमाना है, बिजनेस जमाना है, बिजनेस जमाना है। फिर बिजनेस जमने के बाद क्या होता है मालूम है, फिर थोड़े थोड़े ना आप जब ऊपर आ जाते हो ना, तो थोड़े फिर आप है ना स्लो डाउन होने लग जाते हो, आप थोड़ा केयरलेस, फिर दूसरों पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हो, वो सब करना शुरू कर देते हो आप, ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर आप कई बार क्या करते हो, आप ऊपर आ जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपका थोड़े पैसे होने लग जाते हैं ना, तो आपका माइंड है ना अपने बिजनेस से डाइवर्ट होकर और भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरे बिजनेस में घुसने लगता है। तो आपका जो ओरिजिनल जो इंटरेस्ट था ना एक ही चीज़ में पूरी तरह डेडिकेटेड होकर उस बिज़नेस को आगे बढ़ाना, आप थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगते हो। अब आपका फोकस जो था उस बिज़नेस पे वो हटने लगता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मैं ऐसे मेरे पास ऐसे लोग आए हुए हैं, एक हार्डवेयर में किसी बिजनेस मैंने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, नाम हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे बोलता है ना कि किसी ने उसको राय दे दी कि आजकल कंप्यूटर का मार्केट है, कंप्यूटर के बच्चे बहुत सीख रहे हैं, तो तू एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोल दे। अब कहाँ वो हार्डवेयर लोहा बेचने वाला बेचारा, उसने अंबाला में जाकर उसने एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोल दिया, बड़ी बिल्डिंग ले ली, बड़ा पैसा कर दिया। अब उसके लिए दूसरों पे डिपेंड तो रहना पड़ेगा, खुद का तो कोई दिमाग है नहीं उसमें। करेक्ट। तो उन्होंने भाड़े पे लोगों को रखा, थोड़ा बहुत चला, नहीं चला, फिर 6 महीने के बाद देखा कि बहुत अप एंड डाउन आ रहा है, कुछ चल नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ, वास्तु वाले को बुला, वास्तु वाला आया, उसने कहा ये तेरा गड़बड़ है, तो पूरा ये इधर रखना था, ये दरवाजा इधर होना चाहिए था। तो फिर वास्तु वाले ने 50 गड़बड़ निकाल दी। फिर एस्ट्रोलॉजर आया, अरे उसने कहा अभी तेरे ग्रह थोड़े से अभी राहु चल रहा है, तो तेरा बस 1-2 साल और वेट कर ले। आप जरा सोचो। और फिर हम रेकी वाले थे ना, तो हम तो एनर्जी साइंस को पहचानते, तो हम जब गए तो हमने उसको जाकर कहा कि भाई, कंप्यूटर के बिजनेस में जनरली कौन आता है, जो टीचर, प्रोफेसर, इस फील्ड के लोग होते हैं ना, उनको समझ होती है इस चीज़ बिजनेस की, क्योंकि उनको मालूम है कि हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स। करेक्ट। मैं बोला आप एक बिजनेसमैन थे हार्डवेयर के, और आप सडनली इसके अंदर आ गए, और आप फिर दूसरों पे डिपेंड होंगे। अब वो आदमी को दूसरी जगह सैलरी अच्छी मिलेगी, वो भाग जाएगा, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तो मैंने उनको बोला कि और एक्चुअल में क्या मालूम है, 2 साल के बाद है ना वो बिल्डिंग बेचा के वापस लौट के आए, कोई 25 करोड़ का नुकसान करके। तो मेरा मानना क्या मालूम है, तुम 25 करोड़ कमाने के लिए तुमने कई साल लगा दिए,
और फिर थोड़े दिन में तुम्हारा दिमाग पलटा और जाके दूसरे बिजनेस में घुस गए और वहाँ जाके नुकसान करके आ गए। तो ये जो डाइवर्शन होता है ना आपका माइंड, यानी कि अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ एक का, आप अगर कोई आप बेरिंग बॉल में चले जाते हैं, मान लो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल। आप कोई और कोई लोहे के सामान बनाने में निकल जाते, तब तो फिर आपसे रिलेटेड बिजनेस था यार। पर ये तो एकदम ऑपोजिट बिजनेस में चले गए ना। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, एक बिजनेस में जब ऊपर उठ रहे होते हैं ना, तो उसके बाद उनका माइंड है ना, शायद कुदरती मैं मानता हूँ, इसको नेचुरल भी मानता हूँ, तुम्हारा माइंड है ना फिर थोड़ा सा पैसा आते हैं ना, थोड़ा ढीला और डाइवर्ट होकर दूसरी की तरफ जाने लगता है और पैसा कमाने का सोचता है। तो फोकस हट गया, मैं यूँ कहता हूँ। बिल्कुल। पहले फोकस पूरा था, अब फोकस आधा अधूरा रह गया। और जहाँ डाइवर्शन हुआ एनर्जी, तो समझो कि वो कमज़ोर तो होगा ना वो एरिया। तो सर यहाँ पे गलती हमारी हमारी सोच फोकस की है या फिर हमारे माइंड सेट की, किस ये हमारे चीज़ की? माइंड सेट की। देखिए क्या होता है, ये सब है ना अनजाने में होता है, समझे ना। अभी मैं आपको है ना एक बहुत ज़रूरी बात हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, और वो मैं एग्जांपल अक्सर मैं देता रहता हूँ। मैं आपको है ना उसकी कटिंग भी भेजूँगा। एक महिला बिहार की घास काटने वाली और उसका हस्बैंड किसान। अब वो उनका दिमाग क्या होगा, अनपढ़ है बिल्कुल, ठीक है। लॉस हो गया कुछ लोन के चक्कर में, तो दिल्ली आ गए। हस्बैंड ने रिक्शा चलाना शुरू किया, वाइफ चुपचाप बैठी रहती थी घर पे। तो आसपास की बाइयाँ पड़ोस सब ने, बाई और ड्राइवरों ने कहा कि तू सब्जी बेचना शुरू कर, थोड़ा पैसा कमा लेगी। सब्जी बेचना शुरू किया। सब्जी बेचते बेचते क्या हुआ कि उसकी सब्जियां खराब होने लगी, क्योंकि बच जाती थी, बिकती नहीं थी पूरी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि अचार बना दे इसके। अब उस महिला में सिर्फ एक ही टैलेंट अच्छा था, जो कई बार कई महिलाओं में होता है। वो क्या था कि अच्छा टेस्टी अचार बनाना। तो उसने उन सब्जियों के अचार बनाने शुरू किए, और वो उन आसपास के ड्राइवर बाइयाँ सब लेने लगी, और उन बाइयों ने अपने मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिली में जाकर उन्होंने अपने मालकिन को भी दी। उनको बड़ा टेस्टी लगा, उन्होंने और 5-5 किलो के ऑर्डर दिए। ऐसे तो करते करते धीरे धीरे उसका वो काफ़ी चीज़ बिकने लग गई, ठीक है ना। फिर किसी ने राय दी कि पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर तू अचार का ये टेक्निक सीख ले, तो इतने दिनों से जो बेच रही है। तो उसने पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग भी ले ली। अब मैं ये बात बताने का मेरा अर्थ क्या मालूम है, आज उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, अरबोपति है, घास काटने वाली महिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको अवार्ड दिया है। मैं आपको अवार्ड की फोटोग्राफ भेजूंगा। सर भेजिएगा, मैं और इसमें ऐड करूंगी। 152 तरह के अचार बनाती है, मुरब्बे बनाती है आज वो। वाह। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ मालूम है, किसने कहा पैसे नहीं है। वो महिला, ये महिला जो है ना, आज जब इसने छोटा छोटा अपने टैलेंट को बाहर निकाल कर उसको अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो क्या उसने कभी अफर्मेशन किया? कभी दिन ब दिन मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं रिच होती जा रही हूँ, उसने ऐसा बोला कभी है? या उसने कोई मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, या उसने कोई मोटिवेशनल कोर्स किया? नहीं किया ना। वो क्या किया, उसने एक पतली गली पकड़कर चुपचाप उस पर फोकस करके चलती गई, उसी में चलती गई, ठीक है। और चलते चलते क्या हुआ, सडनली वो रास्ता उसका वाइड होने लगा, है ना। अचार बेचते बेचते फिर वो पूसा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली। फिर उसके धीरे धीरे उसने थोड़ा और बॉटल पैकिंग करनी शुरू की, फिर उसने बॉटलिंग करनी शुरू की, लोगों को बेचना शुरू किया। फिर किसी इन्वेस्टर भी मिल जाते, फिर जब आपका टैलेंट कोई देखता है तो उसको इन्वेस्टर मिला, उसने उनको थोड़ा मदद की। तो ऐसे करते 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 वो महिला आज इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई। इसका मतलब क्या होता मालूम है, कभी भी इन चीज़ों से पैसे नहीं आते। ये कोई भी बनिया बैठ के रोज़ अफर्मेशन नहीं करता कि डे बाई डे आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर। दे हैव ए रिच मेंटालिटी इन देयर माइंड। उनके दिमाग में रहता है कि कनॉट प्लेस में ऑफिस लूँगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए साला, और एक दिन वो ले भी लेगा। वो एक ही विचार उनके माइंड में रहता है, करना है जी बस, मुझे ये करना है जी बस। ऐसा होता है ना, मुझे फिल्म एक्टर बनना है, मुझे एंकर बनना है जी, मुझे तो बस, और टॉप एंकर बनना है जी। टॉप कौन है जी, सबसे बड़ी टॉप कौन है जी, मुझे उसकी तरह बनना है जी। तो ये जो माइंडसेट होता है ना आपका, तो आपकी सोच भी तो उतनी बड़ी होनी चाहिए ना, समझे ना। देखिए मैं भी है ना, बहुत ही जिस गरीब घर से आया हूँ ना, मेरे माइंड में हमेशा से एक ही बात जो शायद डायलॉग है मेरे अंदर, कि यार कोई भी काम करना है ना, तो दुनिया का टॉप लेवल पे होना चाहिए बस। आई मस्ट बी द बेस्ट, आई मस्ट बी द टॉप। तो आज मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो चला रहा हूँ ना,
आज वर्ल्ड की अकेली एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 22 लाख स्टूडेंट्स है पूरी दुनिया भर में, 2.2 मिलियंस। क्यों? मेरी मर्जी है कि मैं इतना सोचूं, इतना सोचूं, इतना सोचूं। तो सोच हमारी होती है, बिलीफ हमारे होते हैं, कोई रोक नहीं रहा है तुमको, समझे ना। तो आज ये महिला का जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, इसने कोई तैयारी नहीं की बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए। ये काम करती गई, फोकस करती गई, उसको और एक्सपेंड करती गई, और धीरे धीरे वो एक दिन जो है एक बड़े बिजनेस में एंटर कर गई और अपना काम करती गई। उसने थोड़ी सोचा था कि मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अवार्ड देंगे, कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा। पर उसने काम ऐसा कर दिया, अपने आप को प्रूव कर दिया, एंड लोगों ने अप्रिशिएट कर लिया उसको। सीधा हिसाब है। एक चंडीगढ़ की एक महिला है, मेरे स्टूडेंट है, करीब 80 साल की महिला है, घर में अकेली, सब बच्चे तो काम पे निकल जाते हैं। अब कुछ बैठी बैठी बोर हो जाती थी, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, किसी घर में कोई फंक्शन था, तो वो एक अच्छी बर्फ़ी बनाती है, कोई मूंग दाल की बर्फ़ी, पता नहीं कौन सी बर्फ़ी बनाती है। तो किसी ने कहा कि आंटी हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, कुछ तुम ऐसे कुछ ऐसे 5 किलो बना दोगी। तो उसकी बेटी के साथ कोई पहचान थी, इसलिए तो बेटी ने उसको गाइड किया, तो उसने 5 किलो बना दी। वो बर्फ़ी सबको इतनी पसंद आई कि सबने तारीफ़ कर दी। तो बेटी के दिमाग में आया कि यार मेरी माँ की बर्फ़ी लोग पसंद करते हैं। 2-3 पार्टियों में ऐसा हो गया, वो बर्फ़ी उन्होंने बार बार बना के दे दी। तो उनको लगा कि यार तो बर्फ़ी बहुत अच्छा बनाती है, तो इसका बिज़नेस किया जा सकता है। आइडिया आया सडनली माइंड में, जबकि पहला नहीं था। वो धीरे धीरे उसने है ना, अब तो आप जानते डिजिटल वर्ल्ड है, उसने है ना बर्फ़ी बनाकर उसकी मार्केटिंग करनी शुरू की, ऑर्डर लेने लगी। बेटी उसके साथ में जुड़ गई, और आज वो लाखों रुपया कमा रही है। 80 साल की महिला, सिर्फ एक छोटे से अपने टैलेंट से। मतलब पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है, मैं यूँ कहता हूँ। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंसान का माइंडसेट ही सब कुछ है। बस कोई मैनिफेस्टेशन, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई अफर्मेशन काम नहीं करता। सिर्फ माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हाँ, और आपके अचेतन मन में नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए उसके प्रति। बिल्कुल। कि मैं जम नहीं कर सकता, मैं उस तरफ जा नहीं सकता, मैं ये काम कर नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। ये जो डायलॉग होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर आप ब्रूस ली का देखोगे ना जाके उसके यूट्यूब पे, तो ब्रूस ली के 5 डायलॉग बड़े फेमस है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन अलोन डू इट। ये सबसे मज़ेदार बात है। वो क्या कहता है? आई कैन अलोन, आई कैन डू इट, द गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। बिल्कुल। मेरा परमात्मा मेरे साथ है, और आज मेरा दिन है, वो यूँ कहता है, टुडे इज़ माई डे। तो जो भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे हैव सर्टन डायलॉग इन देयर माइंड। देखिए, मेरा भी डायलॉग जो है ना, जनरली मेरे माइंड में क्या चलता है मालूम है, कि शर्मा जी का काम बोले तो क्या परफेक्ट, यानी कि ये मेरा डायलॉग है। तो मतलब कभी भी कोई काम करता हूँ तो मैं कहूँगा भैया शर्मा जी आपने तो बड़े बढ़िया काम कर दिया यार। मैं कहता हूँ शर्मा जी का मतलब क्या? परफेक्ट। तो ये परफेक्ट जो वर्ड है ना, मुझे कोई काम करना है परफेक्टली करना है भैया। तो ये जो डायलॉग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोई घर में मेहमान आ गए, आपके हस्बैंड ने कहा अरे 50 लोग आ रहे हैं, अरे तुम 100 को बुलाना है, मैं अंजलि है ना, फटाफट ऐसा कर देगी काम। तो आपके मन में डायलॉग क्या रहता है? आई कैन डू इट, आने दो 100 लोग, कोई बात नहीं। तो ये जो बिलीफ होता है ना कि आई कैन डू इट, वो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है आपको। पर जनरली कई लोगों के दिमाग क्या होता है, 100 लोग कौन करेगा, इतने बर्तन, इतना खाना, इतना मेहनत, भगवान मैं तो पहले से बीमार हूँ, मेरे से तो होगा भी नहीं। तो आपके डायलॉग ऐसे होते हैं ना कई बार। 100% होता है, इसमें कोई 1% माइनस नहीं कर सकते। पर आपने देखा होगा ना, कई महिलाएं ऐसी भी होती है ना, तो कहती है अरे 25-50 क्या तुम 100 को बुलाना, मैं हूँ ना, कर दूंगी फटाफट सब कुछ। देखिए, ये गुण मेरी वाइफ में भी बता रहा हूँ मैं, कि कई बार क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम होता है तो कहते हैं कि ये सब लोग आ रहे हैं, हम उनको थोड़ा चाय पानी नाश्ता दे देंगे। अरे चाय पानी नाश्ता क्या होता है? अरे खिला दो ना उनको बढ़िया सा खाना। और मैंने कहा अरे यार इतने लोगों को खाना बनाने में तुम तो बिजी हो जाओगे उसी के अंदर। अरे मेरे पे छोड़ो ना, तुमको तो खाना चाहिए ना, मैं दे दूंगी तुमको बस टाइम पे। तो अब ये डायलॉग क्या है? देयर बिलीफ, मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो सकता है, और दिल भी है देने का कि नहीं जो आ रहे हैं उनको खाना खा के जाएगी। तो मतलब ये चीज़ें होगी तो आप करोगे ना। अब कई लोग कहते हैं नहीं चाय पानी पिला के निपटा कर दो जी किसी भी तरह, कौन माथापच्ची करे जी बेकार में, ये डायलॉग है। तो फिर आपका वैसे ही काम होगा भाई।
बिल्कुल। तो आपने एक बात नोट की होगी, आफ्टर ऑल यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल यू आर द चॉइस मेकर। सर, आज समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सर, ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, देन उसमें एक क्वेश्चन और है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो अभी मेरे व्यूवर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर जैसे हमने बात करी अभी लास्ट के, अगर वो अपने स्वभाव का काम कर रहे हैं तो उसमें उनका मन लग रहा है, अगर वो अपने स्वभाव का काम नहीं कर रहे हैं तो उनका मन नहीं लग रहा है, वो भटक रहे हैं चारों तनाव तरफ। है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या वो 5 स्टेप है जो उन्हें करने चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को करेक्ट डायरेक्शन में ले आए? दूसरा, अगर आप किसी को एक रूल देना चाहें जैसे उसका पैसा, उसके रिलेशनशिप, उसका कैरियर सब स्टेबल हो जाए, तो वो क्या होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो क्या है कि अभी मान लीजिए बाई चांस मैं किसी और काम में उलझ गया हूँ जो मेरा स्वभाव नहीं है, तो आपको एक ही हैबिट डेवलप क्या करनी चाहिए मालूम है, कि जो भी मैं काम करूँगा आई विल इन्वॉल्व 100% इन दैट वर्क। मैं अपने आप को 100% दूंगा उसके अंदर, तो वो सही रास्ते पे आ जाएगा। हाँ, देखो कारण बता रहा हूँ क्यों होता है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूँगा, मैं उसको पूर्णता के साथ करूँगा, मैं उसको गुनगुनाते हुए करूँगा। देखो वजह बता रहा हूँ क्यों मालूम है, अगर मान लो किसी ने कहा कि भैया अब तुझे बैठ के है ना ये मटर छीलने तेरे को बैठ के, मान लो साला मटर छीलना कोई मेरा काम तो है नहीं, मान लो अब मटर छीलना ही है क्योंकि वो काम है मान लो मेरा, तो फिर मैं मटर छीलते मैं कहूँगा गुनगुनाते हुए छील, क्योंकि वो पल तेरा है, तुम्हारी आदत पड़ेगी। देखो क्या होता है, तुम जो करते हो ना वो तुम्हारे कंडीशनिंग होती है, तुम्हारे माइंड में तुम्हारी हैबिट बनती है। अगर मैं कोई काम परफेक्शन के साथ करता हूँ ना, चाहे कैसा भी हो, तो इट बिकम्स माई हैबिट। आज मेरी वो आदत पड़ेगी ना, आज झाड़ू लगाना तो मैं पूर्णता के साथ परफेक्टली लगाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत परफेक्शन की पड़ती है। गुनगुनाते हुए गाना झाड़ू लगाऊंगा ना तो मेरी आदत गुनगुनाते की पड़ती है। तो मैं अपने आप को तैयार करता हूँ जो भी कुछ करता हूँ। तो अच्छा, फिर कोई भी काम करता हूँ तो मैं कुड़ चिड़ और वो उसको क्या बोलते हैं ना, उसको गाली देती है, उसको परेशान होके, तो इट इज़ माई हैबिट ओनली। तो मैं अपनी ही कंडीशनिंग ख़राब कर रहा हूँ कि मैं किसी काम को करता हूँ तो मैं चिढ़ता हूँ, मैं कुड़ता हूँ, मैं तनाव में रहता हूँ, तो देन इट्स योर हैबिट। तो क्यों ऐसी हैबिट डेवलप कर रहे हो भैया? बट सर, ये मटर छीलना तो कभी बाई चांस का काम है, घर पे बोल दिया, बट अब वो तो उसके कैरियर की बात है ना। अब उसको कैरियर मिल गया है वो, तो उससे उसे शिफ्ट करना चाहिए, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं बताऊँ कि थोड़े दिन तक देखिए, जब तक देखिए दुनिया में हर आदमी को है ना, जैसे बोलता है ना कि वो जो चाहिए वो मंजिल एक्चुअली नहीं मिलती, उनको कई चीज काम से गुजरना पड़ता है। मुझे भी ज़िंदगी में ना बहुत सारे काम से गुजरना भी पड़ा, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अनुभव की ना कि मैं जिस में भी गया ना, आई वॉज द बेस्ट, आई मस्ट बी द बेस्ट, ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं डॉक्टर था, मुझे हॉस्पिटल खोलना था, लेकिन सुविधा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे हमारे पास बिल्कुल भी। लेकिन मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ कुछ सीखना था, तो उसने इस शर्त पे रखा कि हमारे 4 लोग हैं डॉक्टर, उनका खाना बनाना पड़ेगा और झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो बोल मैं तेरे को रखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मंजूर। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा झाड़ू पोछा किया और ऐसा खाना बनाया कि वो डॉक्टर अपने दोस्तों को बुलाता था कि अरे मेरे शर्मा जी का हाथ का खाना खाओ यार, मज़ा आ जाएगा तुमको। तो भैया खाना बनाना मेरा कोई काम नहीं था, पर बनाया तो मैंने दिल लगाकर, उसको खाने के अंदर भी घुस के पूरी तरह उसके अंदर उसकी बारीकी पहचानी और टेस्टी खाना बनाने का मैंने तरीका ढूंढा, समझे ना। ऐसे तो हुआ क्या, मेरी रिकॉग्निशन हुई, तारीफ हुई ना उस काम की, तो इट वाज माय हैबिट ना। आफ्टर ऑल मेरी आदत पड़ी ना कि मैं परफेक्ट होता चला गया, ठीक है। फिर हॉलीडे इन होटल में मुझे एक वो मसाज के लिए और स्विमिंग पूल का इंचार्ज बनना पड़ा। तो इतना बढ़िया मैंने कस्टमर को सर्विस दी, उसको जाके पूछना उनको, सर आपके लिए और कुछ लेके आऊँ सर आपको अभी तो आपके पास तौलिया है सर, नहीं ये तौलिया आपका गंदा हो गया सर, मैं दूसरा बदल देता हूँ आपके लिए सर आप यहाँ बैठिए सर आप कल आए नहीं सर आप। तो आप ज़रा सोचो, मैं अगर मैं एक सर्वेंट हूँ एक होटल में, तो एक कस्टमर को एक क्या सर्विस देनी है, तो मैं पूरी 100% सर्विस दे रहा था उसको, एक दिल खोल कर, दिल से, जो कि मेरा जॉब नहीं था वो।
बिल्कुल। तो मेरा मानना क्या मालूम है, काम यार तुम्हारा मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता होगा, तुम अपने आप को उस काम से भी अपने आप को डेवलप तो कर लो। बिल्कुल। भाई ठीक है, कुछ दिन तुम्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है तो डेवलप योर सेल्फ बाय गिविंग 100% टू इट। वो दिल मान लो तुम अगर मान लो दिल लगा के नहीं करोगे उस काम को, मजबूरी से करोगे, तनाव लेके करोगे, तो फिर आदत तो तुम्हारी पड़ेगी ना। और जब तक तुमको नया काम नहीं मिलेगा, अच्छा फिर इस काम में भी इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आज मैंने वो काम अगर दिल से किया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला ना, और मैं निकला तो मुझे तो मालूम ही था मुझे करना क्या है करके। मैं थोड़ी उससे कोई परेशान हुआ कि यार मेरे को क्यों खाना बनाना पड़ा और मुझे क्यों यार मसाज करनी पड़ी किसी की। तो लेकिन जो किया दिल से किया, ऐसे मैं वो कह सकता हूँ। तो मेरा मानना क्या मालूम है, देखिए मंजिल तो सामने था ही मेरी कि डॉक्टर बनना, हॉस्पिटल खोलना है। तो हॉस्पिटल भी खोलने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं थे, बता रहा हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर जज्बा अगर दिखाई देगा ना, किसी को दिखाई देगा ना, तुम्हें वो तुम्हारा गॉड फादर तुम्हें मिल जाएगा। मैंने बीमारी पे जो काम करना शुरू किया ना, और कॉन्फिडेंट था, और मेरा मानना क्या मालूम है, टेक द चैलेंज। लाइफ में चैलेंजेस आते ना, उससे भागो मत। चैलेंजेस से तुम अपने आप को एक्सप्लोर करके बाहर निकालते हो। तो मैंने वो चैलेंज लिया, और उसने एक सोमानी ग्रुप था वहाँ पे मुंबई में, जिन्होंने कहा कि बड़ी बीमारी थी हनीकॉम, एक लंग की बीमारी, बोले ये ठीक कर सकते हो? मैंने कहा ठीक कर सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम ठीक करना कैसे करना है, सच्ची बता रहा हूँ। मेरा मानना क्या मालूम है, सर उसका आगे ले लो चैलेंज। हाँ ठीक है, फिर ले क्या लिया। हाँ, और मैंने काम किया और ठीक हो, उसको आराम मिला। आपने क्या किया था वहाँ पे? नहीं, मैंने उनको नेचुरोपैथी, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर था, तो मैं नेचुरोपैथी से मैंने उसको खान पान ठीक करके ठीक किया, योगा कराया, प्राणायाम कराया, हाँ। सब ठीक किया उसको। उसको मैंने फिर ऑफर दिया, सर डॉक्टर हूँ, एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। बस ये बात जैसी कान में डाली ना, उन्होंने बोला अरे चौपाटी भी मेरा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है ट्रस्ट की, वो ले लो जाओ। अरे वाह। 30 बेड का हॉस्पिटल चौपाटी पे मुझे फ्री में दे दिया, वाह। सिर्फ मेरे टैलेंट को देखकर, क्योंकि मैं दिल से काम करता था। तो मतलब मेरा मानना क्या मालूम है, तुम करते जाओ किसी फील्ड में। आदमी तुम्हारे अगर उस काम को वैल्यू नहीं करेगा तो तुम्हारे टैलेंट को वैल्यू करेगा। यार ये ईमानदार बहुत है यार, ये डेडिकेटेड बहुत है यार, ये दिल से करता है यार ये आदमी, समझे ना आप। इस तरह से बहुत अच्छी मैं बात अभी कही ना है। अभी वृंदावन में गया था, वहाँ पे एक लड़का है ना, वहाँ पे बहुत ही दिल से सेवा कर रहा था, बार बार आके पूछ रहा था, सेवा कर रहा था। आप जानते मेरे दिमाग में क्या आया उस समय, यार ये लड़के को मैं पूछूं क्या वो दिल्ली आ सकता है क्या। यानी कि बैठे बैठाए मैं तो कोई सोच नहीं गया था मैं कोई एक्स्ट्रा लड़का अपने साथ लेके आऊँगा, पर उस लड़के को देखकर, उसका सेवा को देखकर लगा यार ऐसे लड़के हमें चाहिए यार अपने काम, अपनी जगह पे काम में। अरे अच्छे आदमी को कोई खोना नहीं चाहता संसार में। तुम अच्छे बनो ना अपने किसी फील्ड में, तुम कैमरामैन हो कि तुम एंकर हो कि तुम कुक हो कि तुम चपरासी हो कि तुम कुछ भी काम में अपने आप को बढ़िया बना के बताओ ना, मेरा ये कहना होता है। बहुत अच्छा सर आपने बताया। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, अगर पूरी दुनिया में एक रूल आपको किसी को भी देना हो, सपोज दैट मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और मेरी दिक्कत है रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके, कैरियर को लेके, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप मुझे एक रूल क्या देंगे वो कि मुझे अंजलि, आपको अंजलि ये करना चाहिए? देखो अंजलि क्या होता है मालूम है, कभी भी ध्यान में रखो कि बिकम सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है अपने सेल्फ को साधो और अपने आप को भी एक्सेप्ट करो और दूसरे को भी एक्सेप्ट करो। हमारी प्रॉब्लम का मालूम है, वी डोंट एक्सेप्ट एज इट इज़। हम तराजू लेके तोलते रहते हैं कि ये संबंध ऐसा होना चाहिए, ये संबंध ऐसा होना चाहिए। कैसे, क्यों होना चाहिए? कांटा कांटा क्यों है कभी नहीं पूछना, ध्यान रखना। कांटा है तो चुभेगा ही, ये उसका नियम है। तुम रोज कांटे को लेकर चर्चा करते रहो, उसको बदनाम करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे संस्कार खराब हो जाएंगे, क्योंकि यू आर अनहैप्पी। और कांटा पूरी जिंदगी भर कांटा ही रहा, उसमें 1% भी बदलाव नहीं आया तुम्हारे इतने तनाव लेने से। तो मतलब क्या होता मालूम है, हर व्यक्ति आखिरकार अपने स्वभाव में जिएगा। एक्सेप्ट करो। आज तुम्हें नहीं मालूम कि वाई आई एम लाइक दिस, उस तरह तुम दूसरे को नहीं बोल सकते कि वाई ही इज़ लाइक दिस। वो कई जन्मों का बाय प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, वो आज का नहीं है। इसलिए कोई आदमी नालायक है तो बड़ा नियम से नालायक है, और अगर लायक है तो बड़ा नियम से लायक है। वो एक्सेप्टेंस नहीं होने से क्या होता है, स्केल निकाल के बैठ जाते हैं हम
इस ऐसा क्यों नहीं करता, इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो भैया ये जो तराजू लेके बैठे हो ना, तोले जा रहे हो लोगों को, ये बंद करो और अपने को भी स्वीकार करो। और दूसरा अगर टेढ़ा है, चुभता ज़्यादा है, तो बचने के रास्ते खोजो। लेकिन उसकी शिकायतें कर करके, उसके बारे में सोच के है ना, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर, आज आपसे इतना अच्छा लेसन सीखने को मिला है, बहुत अच्छा मिला है। और मेरी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट अभी तक के सबसे पॉडकास्ट में से बहुत ही प्रैक्टिकल लगा होगा। इस पॉडकास्ट को आप शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और बॉस, एक चीज़ और करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, आपने साथ हमारा यहाँ तक दिया। सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। सबको नमस्कार, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, सबको।